नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ रोज की तरीके से, और हमारे साथ चारों मेहमान पहुंच चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चंगावकर जी। सर, मंडे ब्लूज वाले मुंह क्यों हैं आप लोगों के आज? वीकेंड के बाद होता ही है वैसे, कोई बात नहीं। कई लोग वीकेंड के बाद आते हैं। नहीं, कई लोग वीकेंड के बाद आते हैं, लोग वीकेंड मना करके आते हैं। सर 1 बज गए, शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी बड़ी कहानियों की। और आज बाकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं आपको बताने के लिए। हम आपको बताएंगे, आपने कल चर्चा की होगी प्रोग्राम में, मेहमानों ने बताया होगा कि पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट की कल गिनती हो रही थी, वोटिंग की, और उसका जो नतीजा आया। आज मैं आपको उसके 2 साइड इफेक्ट बताऊंगा, और ये 2 बहुत बड़े साइड इफेक्ट हैं जिन पर हमको बात करनी चाहिए। फाल्ता में हुई रीपोलिंग में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। 1,07,000, 8,000, 9,000 शायद वोट मिल गए हैं, से जीत हुई है। और यही वो डायमंड हार्बर मॉडल है जिसके बारे में अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 10 जन्म देने पड़ेंगे भाजपा वालों तुमको। और ये गुजराती गैंग है, और चाहो तो से बड़े आदमी को बुला लेना, और चाहो तो खुद चुनाव लड़ लेना, किसके लिए कहा था। खैर, वो डायमंड हार्बर मॉडल टूट ही नहीं गया, बिखर गया। बीजेपी के दिग्बांशु पांडा 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। ये जीत गए, इसमें खबर नहीं है, ये एक्सपेक्टेड ही था। लेकिन आप अगर ये देखें कि वहां किसको कितने वोट मिले, तो कहानी दरअसल जो है वो उसी के अंदर छिपी हुई है। फाल्ता की सीट के अंदर जो जानकारी मिली कल, जो सामने आई बातें, अगर आप देखें, नंबर 2 पर रही सीपीएम के बाद तीसरे नंबर पर रही है कांग्रेस पार्टी, और पुष्पा जहांगीर खान आया है चौथे नंबर पर। टीएमसी पहुंच गई है चौथे नंबर पर। उनकी जमानत तक जब्त हो गई है, टीएमसी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है। और आपको बताते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ा था, और सिर्फ इसी फाल्ता से अभिषेक बनर्जी को 1,68,372 वोट मिले थे। मतलब 1,68,000 की लीड तो उनको केवल इस एक असेंबली सेगमेंट से मिल गई थी। कितने, मेरे ख्याल से 8 या 9 लाख वोट से वो 11 लाख वोट से जीते, 11 लाख वोट से जीते, और 1,68,000 उनको इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिले थे। लेकिन वो चौथे नंबर पर पहुंची टीएमसी। खबर नंबर 1, इसका साइड इफेक्ट अभी बात करेंगे। खबर नंबर 2, सीपीएम पहुंच गई दूसरे नंबर पर। सीपीएम को मिले हैं 40,645 वोट। इनके कैंडिडेट थे शंभूनाथ कुर्मी, और सीपीएम इससे इतनी खुश है कि वो बता रही है इसको जैसे कितनी बड़ी विजय उसने हासिल की हो। वैसे सीपीएम के लिए ये खुशी की बात है भी, उनके लिए खुशी की बात है, तो मतलब टीएमसी के लिए खतरे की बात है। और खतरा भी ऐसा वैसा नहीं, अस्तित्व का खतरा। क्या सीपीएम बंगाल में टीएमसी की जगह लेने जा रही है? हमेशा आपको मेहमानों ने बताया कि बंगाल का ट्रेंड रहा है कि जो पार्टी सत्ता से खारिज की जाती है, उसकी जगह जो पार्टी आती है, तो जो इनकम्बेंट होती है वो खत्म ही हो जाया करती है। ये काम कांग्रेस के साथ लेफ्ट ने किया, लेफ्ट के साथ टीएमसी ने किया। क्या बीजेपी टीएमसी के साथ ये काम करने जा रही है? क्या बंगाल में टीएमसी की जगह अब सीपीएम विपक्ष की नंबर 1 पार्टी बनेगा? अब अगर सीपीएम विपक्ष की नंबर 1 पार्टी बनेगा, तो कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? वो आपको इसी ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। 40,000 वोट मिले सीपीएम के कैंडिडेट को, और 10,000 वोट मिले कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का जो अल्पसंख्यक वोट बैंक था, वो भी उनको नहीं मिला। मुसलमानों ने भी उनको वोट नहीं किया। इस सीट पर 30-32% अल्पसंख्यक यानी मुसलमान वोट है फाल्ता के अंदर। 33% है सर जी, 33% बता रहे हैं। और टीएमसी चौथे नंबर पर है, उसको अगर 8,000 वोट भी नहीं मिले, 7,783 वोट मिले, मतलब मुसलमानों ने भी वोट नहीं किया। 32-35% मुसलमान जहां हो, वहां टीएमसी का कैंडिडेट चौथे नंबर पर है। तो वो वोट किसके पास गया? वो वोट गया सीपीएम के पास, कुछ वोट गया होगा कांग्रेस पार्टी के पास। 10,000 में से कितने वोट मिले होंगे? चाहे सारे भी मिला दिए आप, सारे मुसलमान वोट भी कांग्रेस को जितने 10,000 मिले सब मुसलमान हो। लेफ्ट को मिला लीजिए 50%, 60%, बाकी कहां गए? बाकी मुस्लिम वोट गया कहां यहां का? सर, सवाल ये उठाया जा रहा है। या मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट कर दिया? नहीं, इस पर हम बात कर सकते हैं, इस पर बात। या मुसलमानों ने वोट ही नहीं किया? कुल, सर एक सेकंड, मैं क्या कह रहा हूं, कुल जमा 50,000 तो मुसलमान नहीं होंगे ना, वहां पे ज्यादा ही होंगे ना। बिल्कुल। सीपीएम को 40,000 मिल रहे हैं, 10,000 कांग्रेस को मिल रहे हैं, बाकी मुस्लिम वोट कहां गया? मेरा सवाल है। 9,000 उसको, टीएमसी को तो नहीं मिला ना। आप 9,000 उसको क्यों, जहांगीर शेख को क्यों नहीं ये कर रहे हैं? जहांगीर खान को मान लिया ना 7,500।
7,500 मैंने मान लिया, 7,000 और 10,000 प्लस 43,000, 60,000 मान लेते हैं, चलिए तो हो गया। 60,000 टोटल वोट हुए ना ये वाले। 60,000 तो सभी मुस्लिम वोट भी नहीं करने आए होंगे ना, ये भी तो होगा। चलिए हो सकता है। दूसरी बात ये भी देखिए ना कि जब जहांगीर खान ने विड्रॉ कर लिया तो मुसलमानों ने उनको वोट दिया जिनको लगा कि ये सीपीएम हरा सकती है। कांग्रेस को तो लग नहीं रहा था कि हरा सकती है, तो वो शिफ्ट उन्होंने अपना वोट किसको किया? सीपीएम को किया। अच्छा चलें ठीक है। अब ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की याद आने लगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जून के पहले हफ्ते में ही इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई को लेकर चर्चा होगी। और फाल्ता की सीट की लड़ाई में दूसरे नंबर पर जो लेफ्ट रही सीपीएम, वो बड़े खुश हैं। अब मैं आपको एक बयान दिखा रहा हूं। सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने कॉमरेड हैं, वो आज भी लाल सलाम करते हैं। अभी जो बयान सुनेंगे उसमें भी कर रहे हैं। अब वो इतने खुश हैं, उनकी खुशी आप देखिए कि उनको सच में ये लग रहा है कि हमारा मौका आ गया, ये 15 साल के बाद वी आर बैक, मतलब अब टीएमसी जाएगी और टीएमसी की स्पेस हम लेंगे। देखिए तो फलतार आमादेर प्रार्थी शम्भु कর্মী এবং তার সঙ্গে আমাদের কর্মী নির্বাচনের এবং ওখানকার সাধারণ মানুষ এবং ভোটারদেরকে আমি একেবারে নত মস্তকে লাল সালাম জানাবো, অভিনন্দন জানাবো। এবং আরও ভালো হয়তো হতো আরও বেশি সময় পেলে, কিন্তু যেটা হয় এ দিল মাঙে মোর, কিন্তু তা নয়। এই যে তৃণমূল যেভাবে একেবারে বরফে গলে যাচ্ছে, বরফের মতো গলে যাচ্ছে গরমে, সেখানে দাঁড়িয়ে সিপিআইএম লাল ঝান্ডার শক্তি তাকে সংহত করছি, আমরা প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছি, তার স্বীকৃতি এটা। আবার প্রান্তিক মানুষও তাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে আমাদেরই বেছে নিচ্ছেন। এবং তৃণমূলটা একটা হচ্ছে আরএসএসের সাজানো একটা বাহিনী ছিল এবং তারা মস্তানি গুন্ডামি করে যা করেছে সেখানে মানুষ তার মত দিতে পারতো না। মানুষ যদি মত দেওয়ার সুযোগ থাকে এবং গণতন্ত্রকে যদি আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে সেই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থারও পুনরুত্থান হবে। এটা ফল দিয়ে এটা বোঝা যাচ্ছে। वो कह रहा वामपंथ का पुनरुत्थान होगा, अब वामपंथ का पुनरुत्थान होगा। मैं आपको जब ईमानदारी से अपने मेहमानों को क्रेडिट देते हुए ये बात कहूं, चुनाव में भी आप लोग ये बात कह रहे थे कि अगर बीजेपी जीतेगी, टीएमसी हारती है, तो फिर टीएमसी हारेगी नहीं, टीएमसी खत्म हो जाएगी, मतलब मेल्ट डाउन। जैसे उन्होंने भी कहा ना, गर्मी में बर्फ के गोले की तरह टीएमसी जो है वो पिघलने जा रही है। सुनने में बात लगती है थोड़ी आश्चर्यजनक, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सालों की सत्ता की पार्टी कह रहे थे कि टीएमसी के हारने से यदि सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो सीपीएम खुश होगा। वही हो रहा है, वो देखिए मांझे के लिए हुई है सीपीएम की। सो त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे करते हुए, तो क्या वाकई ये टीएमसी का पतन शुरू हो गया? इसमें एक वो मिला ना संकेत, चावल की हांडी का एक दाना उठाया तो काकोली घोष दस्तीगार, उन्होंने पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है, एक बड़े पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए इसमें तो सांसद जो है जरा सा भी संदेह नहीं, और अब तो हम लोग जो समझते थे शायद हम लोग भी उसका अनुमान नहीं लगा पाए। तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से फ्रॉड वोटिंग कराकर जीतती थी। अब अभी जिस फाल्ता सीट की आप बात कर रहे थे, तो पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, बीजेपी को इक्को क्या चवन्नी पासंग भी मुसलमान वोट नहीं मिला है। फाल्ता में 30% मुस्लिम हैं। कुल वहां मतदाता हैं 2,36,000 और उसमें 68,406। वो मैंने भी गिनती करी अभी, वो बराबर हो गया। तो ये मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुसलमान नहीं है। लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि सीपीएम कांग्रेस बाकी सबको सिर्फ मुसलमान ही सिर्फ वोट मिला। बस यही मैं आ रहा था। हाँ। तो अब आप इसको यूं समझिए कि जो भी पार्टी वहां रिवाइव भी करेगी वो मुस्लिम वोटों के लिए लड़ेगी। मतलब आप जो कह रहे हैं खतरा उन लोगों के लिए उससे बड़ा है। अगर वो पुनरुत्थान बंगाल का ऐसे देख रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम मतों के बीच में, और चूंकि पूरी तरह से वामपंथी मॉडल फेल हो चुका है, कांग्रेस मॉडल फेल हो चुका है, तृणमूल मॉडल फेल हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल को कैसे आगे बढ़ाएगी उसके आधार पर अगले 20 साल 30 साल की राजनीति तय होने वाली। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता है कि अगले 2 3 4 साल बाद जब हम में से कोई कलकत्ता हवाई अड्डे पर उतरेगा और फिर हो जाएगा, तो उसको सिर्फ आईटीसी मौर्या या फ्लाईओवर से चलते हुए 2-3 बड़ी इमारतें या कुछ इलाके ऐसा नहीं दिखेगा, उसको कलकत्ता बदलता हुआ दिखेगा, उसको कुछ रेजिस्टेंस भी दिखेगा। लेकिन कलकत्ता में वो जो जिसको कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। उस दिन मैं वहीं था जिस दिन वो अंडर वाटर वाली मेट्रो शुरू हुई थी ना, तो मैं उस वक्त कोलकाता में था। और मैंने कहा कि भाई जरा हम चलें, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है तो मैंने स्प्लांडे से पकड़ा था, वो जो स्टेशन का नाम है स्प्लांडे, वहां से पकड़ा था। और स्टेशन के अंदर गए तब तो बड़ा अच्छा,
और स्टेशन के बाहर जैसे पुरानी फिल्मों में ना फूल पत्ती बना हुई एकदम गंदी सी सीट वाली बस और बाहर एकदम कचकच कचकच लगा हुआ है, ऐसे कोलकाता दिखता था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अब अपने उस हिंदुत्व के साथ डेवलपमेंट वाले मॉडल को लेकर आ रही है, तो ये कितनी खुशी वामपंथियों की या कांग्रेस की बची रह पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और इसमें तो मुझे कहीं कोई संदेह ही नहीं है, हम सब इसको लेकर एक मत थे कि तृणमूल कांग्रेस के लिए अब फिर से लौट कर आना बड़ा मुश्किल है। जी सर, अब आप बताइए, ये फाल्ता की जो सीट है क्या बता रही है नतीजा? देखिए, फाल्ता की सीट जो हम लोग बार बार बंगाल के विजय के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी तरीके से हिंदुत्व की विजय है। देखिए, एक तरफा पोलराइजेशन हुआ है, और जो अभी हर्षवर्धन जी कहते हैं, मैं उसको बहुत एंडोर्स कर रहा हूं कि मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नहीं मिला। अब हम दा करके विश्लेषण करते हैं कि वहां पर 3 पार्टियां थी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मूलतः खड़ी थी। एक कांग्रेस पार्टी थी, सीपीएम थी, और एक जहांगीर शेख। जहांगीर शेख ने चूंकि विड्रॉ कर लिया था, इसलिए उनके बहुत ही कमिटेड लोग जो होंगे, जो बहुत कमिटेड लोग होंगे, उन्होंने उनको वोट दे दिया होगा कि लगता है कि शायद एक आध मोहल्ला या 2 मोहल्ला या 3 मोहल्ला ऐसा होगा, 4-5 बूथ होंगे जहां पर एक बूथ में 600-700 की ये होती है, ऐसे 8-10 बूथ होंगे जहां पर बहुत ज़्यादा उनके निकटस्थ लोग होंगे, उन्होंने उनको वोट दे दिया। बाकी मुसलमानों को लगा कि नहीं, इसको हराने वाला कौन है, तो इसको हराने वाले उनको लगा कि सीपीएम जो है वो एक बेहतर विकल्प है। टीएमसी मुसलमानों की नजर से उतर गई। देखिए, टीएमसी उतर गई। देखिए, टीएमसी के पास था क्या? टीएमसी के पास कोई आइडियोलॉजी तो थी नहीं। सीपीएम के साथ एक आइडियोलॉजी है, और वो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी के खिलाफ एक वातावरण बना था, सिंगूर को लेकर के, नंदीग्राम को लेकर के, तब वो आकर के खड़ी हो गई थी। और मुस्लिम लोग भी उस प्रोटेस्ट में बहुत काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, तो एक ढंग से उनको लगा कि वो आकर के खड़े। आज की स्थिति जो है वो बदली हुई परिस्थितियों में मुस्लिम लोग जो है वो टीएमसी से कन्नी काटेंगे, और उनको लगेगा कि एक हम विकल्प के तौर पर हम कहीं दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखिए, यदि हम ये मान लेते हैं कि टीएमसी एकदम ही तुरंत खत्म हो जाएगी, तो इसकी संभावना दूर दूर तक हमको सोचना नहीं चाहिए। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि सीपीएम के पास कोई ज्योति बसु नहीं है आज के दिन में। सीपीएम एज एन आइडियोलॉजी कोई राइजिंग फोर्स नहीं है। सीपीएम तब यहां पर खड़ी हुई थी भारत के अंदर जब पूरी दुनिया में ग्लोबली आप कह सकते हैं कि कम्युनिज्म बहुत राइज पे था। हम लोग कहते थे कि जवानी के दिनों में यदि कॉलेज के अंदर यदि वामपंथी नहीं बने तो फिर क्या है। तो हर लड़का जो नवयुवक वर्ग जो वोट देने में दे जाता था वो सीपीएम या उसकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। आज वो स्थिति ना कैंपस में रह गई है, और सीपीएम कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में ध्वस्त हो गई है। तो उसके प्रति लोगों में एक आग्रह होगा, नक्सलवाड़ी जैसा एक चीज होगा कि लोग आकर के मिलिटेंट। नहीं तो वो कहां जाएगा ऑपोजिशन का स्पेस? कांग्रेस के पास जाएगा। वो अभी स्प्लिट करेगा तीनों के अंदर। आप देखिएगा, जहां भी उनको लगेगा कि भाई ये कैंडिडेट बेहतर है और यहां पर ये पार्टी बेहतर कर रही है, आने वाले में देखना पड़ेगा कि तृणमूल अपने पोजीशन को बरकरार रखती है या सीपीएम तृणमूल को आगे पीछे। वैसे ममता बनर्जी अभी भी ये कह रही हैं कि चुनाव में अगर चोरी नहीं होती तो मेरी 210, 200, 220 सीटें आती, समीर जी। और फिर उन्होंने कहा कि भाई अब, पहले भी उन्होंने कहा था कि अब मैं दिल्ली जाऊंगी, मैं इंडिया ब्लॉक को मजबूत करूंगी। वो कहनी जून के पहले हफ्ते में बुलाओ इंडिया ब्लॉक की मीटिंग। देखिए, ममता बनर्जी के पास कुछ बचा रही है। ममता बनर्जी इस बात को समझती है कि जिस तरीके से वो चुनाव हारी और जिस तरीके से उनके ही बहुत करीबी आदमी ने फाल्ता में कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जिस तरीके से उनकी हार हुई है, उसके बाद कल उन्होंने जब वोट देखा होगा तो उनको लगा होगा कि आज वो जमीनी स्तर पर कहाँ पहुंच चुकी है, उनके साथ नाराजगी क्या इस तरह। भवानीपुर सीट अगर ममता बनर्जी हार जाती है और अपने घर का अगर वो बूथ हारती है, तो यह बता रहा है कि ममता बनर्जी की कितनी ज्यादा अलोकप्रिय हो गई थी। ममता बनर्जी ने कितनी ज्यादा हिंसा के माध्यम से, कितना डर के माहौल से वहां पर चुनाव जीता था। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि बंगाल उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। 2029 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने होगी। आप विधान चुनाव तो हार गए, आज आपके पास 29 लोकसभा के सांसद है, 2 साल 3 साल बाद आपको 2029 के लोकसभा चुनाव में जाना है। और ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए, शुभेंदु ने जिस तरीके से काम करना शुरू कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल में जिस तरीके से पूरा ध्यान लोकसभा के लिए देंगे 42 सीटों पे, तो ममता इस बात को जानते हैं कि अब उनके लिए वहां से 7 से 8 सीटें जीतना भी बहुत मुश्किल होगी। डायमंड हार्बर से अभिषेक का जीतना भी बहुत मुश्किल होगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि अगर डूबते को तिनके का सहारा जो कहा जाता है ना,
तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि तो मैं डूब रही हूं, तो क्यों ना मैं कम से कम लेफ्ट से हाथ मिला लूं, मैं कांग्रेस से फिर बातचीत करूं राहुल गांधी के साथ, और विपक्ष को साथ लेकर किसी तरीके से मैं प्रासंगिक बनी रहूं, मुझे दिल्ली के अंदर कोई जिम्मेदारी मिले, या कम से कम ये हो कि बंगाल में जब लोकसभा चुनाव आए तो विपक्ष मेरा समर्थन करे। अब बंगाल में ममता बनर्जी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और ये बड़ी ममता बनर्जी के लिए चुनौती है। काकोली घोष ने इस्तीफा दे दिया है, तो आप ये शुरुआत ममता बनर्जी की पार्टी में हो गई है, और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि सब एक लोकसभा का सांसद नहीं गया है, अभी तो राज्यसभा के सांसद ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को, अपने राज्यसभा सांसदों को, अपने लोकसभा सांसदों को बचा कर रखने की होगी। सौरभ बस एक लाइन जोड़ दे रहा हूं। राहुल गांधी ने जो कहा कि मुसलमानों का के बारे में खुल करके बोलिए, राहुल गांधी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि तेजस्वी निपट गए हैं, ममता निपट गई हैं, अखिलेश भी निपट जाते हैं, तो आने वाले दिनों में जो स्पेस इन लोगों ने छीना था कांग्रेस पार्टी वो रिगेन कर। सर आप राहुल गांधी वाली बात उन्होंने छेड़ दी, उस पर भी मेरे पास एक खबर है। एक तो ये कि अभी आपने जैसे इंडिया ब्लॉक की आप बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी अब उसको मजबूत करने के लिए बाकी लोगों को साथ लाएंगी, लेकिन क्या उनका वोट जिस तरीके से कांग्रेस लेफ्ट को जा रहा है, अपोजिशन पार्टियों के बीच में अविश्वास और बढ़ना नहीं चाहिए? मतलब लॉजिकल तो ऐसा लगता है। राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने 2 बातें कही थी, उसमें से उनकी अब पुष्टि हो गई, क्योंकि वो क्लोज डोर मीटिंग थी जो वो अपने अल्पसंख्यक सेल की मीटिंग में वो गए हुए थे। तो वहां उन्होंने एक तो ये कहा कि अगर मुसलमानों की बात करनी है तो खुल के मुसलमानों की बात करो, और मुसलमान कह के बात करो, ये चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं चलेगा प्यार, अगर है तो फिर खुल्लम खुल्ला करो, ये मतलब था ना साहब उसका। अब बात ठीक हुई। अब दूसरा बात उन्होंने क्या कही थी कि 1 साल के अंदर ये मोदी सरकार गिर जाएगी। तो इसका भी कंफर्मेशन आ गया कि ये बात उन्होंने कही थी और कैसे कही थी। तारिक अनवर साहब उस मीटिंग में थे, सांसद हैं, उनके बिहार से आते हैं, और उन्होंने बताया हाँ राहुल गांधी ने कहा था कि जो हालात देश के अंदर है मोदी सरकार 1 साल पूरा नहीं कर पाएगी। सुनते हैं। हाँ, सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि जो देश की परिस्थिति आज है, वर्तमान परिस्थिति अगर इसी तरह से बिगड़ती चली गई तो ये सरकार 1 साल से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। समीर जी बोल रहे थे पीछे से 1 साल में मोदी जी फुल मेजोरिटी कर लेंगे, ये कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी। लेकिन एनीवे सर विजय जी के पास आ रहा हूं। अरे लोग ये से पहले भी किसी नेता ने कहा था नहीं सरकार गिर जाएगी। सरकार कैसे गिर जाएगी? सरकार गिरने की एक ही वजह होती है कि उसके पास नंबर ना हो। नंबर है 272, बीजेपी के अपने हैं 240। बंगाल में सर पैसे आप कहेंगे आप भी क्या इस बात को सीरियसली लेने लगे, लेकिन क्योंकि लोग नेता कहते हैं तो कोई आदमी सोच रहा होगा ना भाई कैसे। एनडीए के 293, गलत जहां गलत हूं आप बता दीजिएगा, 293, बीजेपी के 240, तेलुगु देशम के 16, जनता दल के जेडीयू के 12, शिवसेना के शिंदे साहब के 7, एलजेपी रामविलास के 5, जेडीएस के 2, जनसेना पार्टी के 2, आरएलडी के 2, एक वाले और भी हैं। इसमें जो 2 सबसे बड़े धड़े हैं ना, जेडीयू और टीडीपी, ये दोनों भी चली जाए ना तब भी नहीं गिरेगी, तो भी नहीं गिरेगी सरकार, तब भी सरकार बंगाल में उपचुनाव हो गया तो सर बोले सिर्फ एक लाइन बता दूं, ये हैं देवाशीष सामंत राय, इस्तीफा दे दिया इन्होंने त्याग पत्र दे कौन थे? बीजेडी के राज्यसभा सांसद थे, आज छोड़ दी पार्टी। बीजू जनता दल के, अच्छा, नवीन पटनायक के बहुत नजदीकी थे, इन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो बस सिर्फ जानकारी के लिए, बाकी तो ठीक है 1 साल में गिर जाएगी। सर अब कह रहे हैं 1 साल में राहुल जी कह रहे हैं गिर जाएगी सरकार। देखिए 2 बातें कल वहाँ पर हुई ना बैठक में, जैसे आपने बताया कि मुसलमानों के साथ लेने की, और ये तो उसमें तो हो सकता है टाइम लगे, ये तो 1 साल में साफ हो जाएगा सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तब इसमें तो बहुत समय बचा नहीं है जी, ठीक है। तो अब कौन इसको बांध रहा है, मतलब अभी बात हो रही थी तो कहा गया कि कोई हवा तो पता पड़ेगी कैसे हो रहा है, मतलब कोई एक कन्विंसिंग पॉइंट होना चाहिए कि ये सरकार गिर जाएगी, इसका कोई कन्विंसिंग पॉइंट हो। ऐसा होता है ना कि सरकारें गिरती भी हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी भी होती है, लेकिन कोई कन्विंसिंग पॉइंट हो कि ये गिर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि सौरभ जी को प्रोग्राम में कुछ ना कुछ चर्चा करनी है तो इस पर भी करें चर्चा। मुझे लगा था आप ये बोलेंगे, लेकिन फिर भी सर आप राहुल जी को इसका मतलब बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते? आप राहुल गांधी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते? नहीं, मेरे लेने से कोई फर्क नहीं। मैंने लिया, मैंने इसलिए बात की। तो आप सीरियसली लीजिए, मुझे मतलब इसमें कोई संभावना नहीं लग रही कि अब आप अपना प्रोग्राम के लिए 2 मिनट किसी भी बात पर चर्चा करें तो कर सकते हैं। क्यों कहते हैं फिर वैसी बातें? नहीं, ये तो वो बड़े नेता हैं, वो कर सकते हैं कोई भी बात, उस पर कोई जानना नहीं है। वो ये कहते हैं कि 1 साल में हम तैयारी करें इस मोदी सरकार को हटाने की, 2029 में ये सरकार चली जाए। सर वो तो बात थोड़ी सी दमदार लगती है कि चलिए अब ममता जी भी हैं, आ रही हैं, हम सब लोग मिलकर साथ लड़ें।
तो वो बात थोड़ी सी कन्विंसिंग लगती। फिर अभी उत्तर प्रदेश में क्या हम 7 चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो तनुज पुनिया जी अभी वहां से हटे कि नहीं हटे वहां से, कि वो कहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैं आपको बताऊंगा क्या सर, आप सहमत होंगे मुझसे, जब भी देश के अंदर कोई संकट आता है राहुल गांधी को लगता है अब मोदी के ऊपर इसका बम फूटेगा और अब जनता पीछे, अब जनता खिलाफ हो जाएगी। कोरोना के वो कोरोना से वेट कर रहे हैं। राहुल चाहते हैं कि कोई भी, मतलब जैसे हम लोग कहते थे ना कि क्या होता है वो इन्फिनिटी में आता है ना कि कोई संभावना छूटे नहीं, वो सब वो बोल देना चाहते हैं। हाँ, फिर ताकि ये एक भी कह जननायक सके। वाली रील कभी तो बने। सर, एक साल में राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार गिरेगी मोदी, एक साल में राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद चला जाएगा। उनको लेके पार्टी के अंदर जो नाराजगी है, जो स्थिति बनी हुई है, आप तय मानो सर, कि राहुल इसको गांधी अगर छोड़िए। एक साल अपने विपक्ष का नेता का पद ही बचा ले तो ये उनके लिए देखिए, बहुत अभी बड़ी हम इनकी चुनाव बात पर आपने एतराज नहीं किया, मतलब ये जो कह रहे हैं वो सीरियस कह रहे हैं? आज आप तय करके आए। वो भी ऐसा नहीं हो रहा, कुछ नहीं, ऐसा मेरी नहीं होने इच्छा वाला। के अनुसार कह वो रहे उनकी हैं। इच्छा के अनुसार, तो वो इसलिए वो अपनी इनका इच्छा विरोध बता रहे हैं। नहीं जैसे किया राहुल जाता जी है। ने इच्छा बताई, ऐसे समीर जी ने इच्छा बताई। नहीं, लेकिन एक देखिए, चीज- मुद्दा ये है ना कि महत्वपूर्ण है कि अभी मैं समझता हूँ राहुल जी के लिए मीटिंग में कहते हैं कि भाई अब ये मौका कि हम 1 साल मेहनत करें और 2029 के चुनाव में मोदी सरकार को हटाएं। सर आपके पास यार। नहीं, तो मेरा सवाल एक लाइन बोल नहीं, सर आप ही के पास। और उसके लिए कोई प्लान प्रोग्राम या सबके साथ चलना है, क्या करना है, ये तो- सब बात करें तो मुझे समझ में ये बात राहुल जी का बयान मुसलमानों वाला कि मुसलमानों के खिलाफ उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है तो खुल के बोलो, मुसलमान कह के बोलो, ये तो दिन में आ गया था बयान, तब तक फालता का नतीजा तो आया नहीं था। तो राहुल जी को नहीं पता होगा कि मुझे सिर्फ 10,000 वोट मिलेंगे उस सीट पे, तो मुसलमान भी तो वोट नहीं कर रहा कांग्रेस को, प्रॉब्लम ये है। कांग्रेस को उस समय ही देखना चाहिए था, जैसे ही जहांगीर ने विड्रॉ किया तो कांग्रेस को अपनी मशीनरी को लगाकर एग्जैक्टली उसका फायदा उनको क्यों नहीं मिला? उसी समय उठा मुसलमान क्यों नहीं गया वहां पर? इसमें जहांगीर को 7,000 वोट मिलना खबर जबकि नहीं सर है। कांग्रेस का अकेला आप सोचिए, बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक। उसके सर लोगों इंपॉर्टेंट ने- बात क्या है, सिर्फ कांग्रेस का उम्मीदवार मुसलमान था, बाकी और दोनों कांग्रेस का ही मुसलमान, यस कांग्रेस का ही मुसलमान Left उम्मीदवार का था, तो हिंदू बाकी है। दोनों हिंदू थे, यस। लेफ्ट और बीजेपी उसके बाद नहीं मिल रहा है। देखिए सौरभ, राहुल गांधी की बातों को ऐसे मैं सामान्यतः गंभीरता से नहीं लेता, अक्सर गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन इस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हमारे पड़ोस में नेपाल के अंदर देखिए अमेरिकन फॉरेन एजेंसीज ने कू करवाया, ये तो हम सभी जानते हैं। बांग्लादेश के अंदर हुआ, क्या राहुल गांधी का जो विदेश यात्रा है कहीं इस प्रकार की साजिश तो नहीं चल रही है कि भारत सरकार को डीस्टेबलाइज करने की बात? हम कई पावर कॉरिडोर से ये सब इनकी बातें सुनते रहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है वर्तमान सरकार को डीस्टेबलाइज करने के लिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी ये बताए कि कोई एजेंसी बाहर काम कर रही है जिसका इंफॉर्मेशन राहुल गांधी तक आया है और उन्होंने ऐसी बातें कह दी है? ऐसे हवा में कैसे कह सकते हैं कि भाई जो है वो सरकार गिर जाएगी? आप कोई कारण तो होगा। क्या उनको लगता है कि टीडीपी इससे हटने वाली है? क्या टीडीपी को हटाने के लिए कोई बाहर से साजिश कर रहा हो? क्या कोई बाहर की ताकत ऐसी है जो जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी से हटाने के प्रयास में लगा हो? कोई तो ऐसी ताकत होगी जो इस पर काम कर रही होगी, जिसका ब्लूप्रिंट जो है वो संभवतः राहुल गांधी के भी नॉलेज में होगा कि ये सब चीजें फलीभूत हो जाएंगी और भारत की सरकार जो है वर्तमान सरकार वो गिर जाएगी। एक तो ये है, वरना दूसरा तो ऑप्शन पर हम लोग हमेशा मजाक करते ही हैं कि भाई राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना है। वैसे बीजेपी की जो बात इस आपने कही ना, इस एलिमेंट को इसको इग्नोर करके मत चलिए। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हमको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जो हम निर्णय ले रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार इशारा कर रहे थे कि बहुत कीमत चुकानी डील वाली बात। यस, हाँ, तब भी ये सोचिए कि बाहर की आज ऐसा लग ताकतें रहा है कौन सर कौन मुझे से कि लोग जैसे वो डाइटिंग जब लोग करते हैं ना तो उसमें एक चीट डे रखते हैं। आज आपने चीट डे रख दिया कि सब अपनी मर्जी से बोलिए जो भी बोलना है, किसी को कोई सबूत की ये आप पर भी लागू है ना सर? नहीं, जो बात ये कह रहे हैं ये बीजेपी ने कहा है राहुल गांधी की इस बात के जवाब में, उन्होंने यही कहा है कि राहुल गांधी देश में दंगे करा के, अराजकता करा के और फिर वही सोरोस वाली बात, सोरोस को के पैसों से और सत्ता परिवर्तन करना सोरोस चाहती कितना है। कर लेंगे, सोरोस को कितने साल तक चलाते रहेंगे? और वो तो कई मंत्रियों के बच्चे अब फिर वहीं पर आ जाते हैं। आप सोरोस पर, सोरोस से कुछ होगा देश में? आप सोरोस को, नेपाल को और भारत को एक जैसे मत देखिए ना। त्रिपाठी जी, मुसलमान वोट फिर भी नहीं मिला कांग्रेस को? नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि मुसलमान वोट अब कांग्रेस को ही मिलेगा। हम लोग जाने की बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप फाल्ता का बिना रिपोल वाली सीट को छोड़ दीजिए, वो असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। अब जो भी चुनाव होगा मुस्लिम वोट कांग्रेस को ही मिलेगा।
ये जो बाकी क्षेत्रीय दल हैं इनको अपना अस्तित्व बचाना है तो कांग्रेस के साथ मुसलमान वोट के लिए वो जमे रहना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज समझिए, जब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, राहुल जी ने कहा कि भाई 1 साल में सरकार गिर जाएगी, तो कौन सा ऐसा साल है या कौन सा ऐसा महीना है जब वो नहीं कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी? अगर यहां से बात शुरू करते तो गंभीरता समझ में आती। फिर दूसरा क्या है, उनको बड़ा बुरा लग रहा है, उनको लगता है कि भाई उनके कहे के अनुसार तो कुछ भी हो नहीं रहा है, भाई दुनिया में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है जिससे भारत और कमजोर हो जाए, बर्बाद हो जाए, दुनिया के देश भारत के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं, कोई भारत के अंदर कोई ऐसा नहीं निकल रहा है कि लोग निकल पड़े हो सड़कों पे और कहें कि बड़ा गड़बड़ हो रहा है। इसमें उनको लगता है कुछ तो ऐसा बोलना चाहिए। अब 4 लोग चर्चा करेंगे तो कहेंगे अच्छा राहुल जी ने कहा है तो कुछ हो सकता है उनको कुछ खबर मिली हो, तो फिर चाहे विजय जी माने, रागी जी माने या कोई माने न माने, फिर सोरोस टाइप थ्योरी चलेगी सड़क पे। अभी तो खबर कर्नाटक की सरकार से है जहां कांग्रेस की सरकार है, और वहां एक बार फिर मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। ये भी सीजनल हो गया है, हर थोड़े दिनों में आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। डीके शिव कुमार तो पता नहीं अब उन्होंने ज्योति उच्ची को दिखाया कि नहीं दिखाया कि बार बार दिल्ली आने का कोई मतलब भी है कि नहीं है, लेकिन वो दिल्ली आ रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने इनफैक्ट दोनों को, सिद्धरमैया को और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, दोनों को दिल्ली बुला लिया गया है। कल सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इनकी मीटिंग होगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार एक साथ खड़गे से मिलेंगे या फिर इन दोनों से अलग अलग मुलाकात की जाएगी। सीएम सिद्धरमैया आज शाम 7 बजे की स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं और कर्नाटक में सरकार बनने के वक्त से ही सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के एक रस्साकशी चल रही है। कांग्रेस सरकार ने 20 मई को अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं और वादा यह था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनेंगे। सिद्धरमैया अब चाहते हैं, 3 साल हो गए हैं, अगले चुनाव से पहले हर कोई थोड़ा वक्त चाहता है कि फेरबदल कर लो, कैबिनेट में जो असंतुष्ट लोग हैं उनको जगह दे दो, उनको सेटिस्फाई कर लो। वो चाहते हैं कि फेरबदल हो जाए। शिव कुमार चाहते हैं कि कोई कैबिनेट रीशफल ना हो, मुख्यमंत्री बदला जाए, और जो मुख्यमंत्री और वो जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद फिर वो अपने हिसाब से रीशफल करें। और इसी बात को लेकर के ये मीटिंग बुलाई गई है। सिद्धरमैया ने जहां कल सुबह 11 बजे इसकी बैठक की खड़गे साहब की, उसकी पुष्टि की, वहीं डीके शिव कुमार ने कुछ इस पर साफ साफ नहीं बताया। I am invited to Delhi tomorrow. There is a meeting by 11 o'clock. I don't know the subject. But I am invited. Last night, Mr. Venugopal called me and intimated me the date and meeting. Once again, many speculations are surrounding, sir. Is your meeting High Command after a long time? Your meeting High Command after a long time. Many speculations are running around. Will it be a full stop? Speculations are always there. I don't know what did Surjewala tell me. I don't know. I'll ask him. If he asks me to come, I'll go. Otherwise, I'll be stay here. There is important discussion related to Rajya Sabha and MLC seats, sir. You're a party Of course, whenever the party calls, we have to go. Otherwise, I will not go. Sir, is there a discussion over the CM issue, sir? I don't know about it. I don't want to comment on it. It is not my job. वैसे वो ठीक ही कह रहे हैं, उन्हें क्या पता होगा कि क्या होने वाला है दिल्ली की मुलाकात में। लेकिन ये बात सही है कि दोनों को बुला लिया गया है और 3 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं। कायदे से, मतलब कायदा क्या होता है, क्या कायदा कहें पॉलिटिक्स में, वादे के हिसाब से डीके शिव कुमार को कुर्सी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन क्या मिलेगी समीर जी? अभी केरल में बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। केरल में जब सतीशन का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें डीके शिव कुमार भी गए थे, सिद्धरमैया भी थे, उसमें रेवंत रेड्डी भी थे, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी थे। रेवंत रेड्डी से डीके शिव कुमार मिले, गले मिले, हाथ मिलाया और फिर उनसे कहते कि भाई कर्नाटक का भी आना है शपथ ग्रहण समारोह में। तो रेवंत रेड्डी जोर से हंस दिए। वहाँ सुक्कू साहब खड़े थे, वो भी हंस दिए वहाँ पर। अब ये खबर वहाँ से स्टेज पर ही सिद्धरमैया को खबर लगी है, केसी वेणुगोपाल को भी वहाँ लगा कि डीके शिव कुमार ने ऐसा कहा है। तो वहाँ ये चल रहा था कि भाई डीके शिव कुमार मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये लग रहा है कि वो मजाक नहीं था। शायद डीके शिव कुमार मान के चल रहे थे कि भाई अब केरल में तो आपने कर दिया, तो अब सभी मुख्यमंत्री को एक बार फिर मेरे शपथ ग्रहण में आना होगा। तो हो सकता है ये होने वाला हो। अब 34 तो मंत्री ऑलरेडी कैबिनेट के 34 ही रह सकते हैं वहाँ पे, तो रिशफल तो मुझे लगता होगा नहीं। तो, हम भी हंस दिए नहीं, लेकिन आप ये एक और सीरियस नोट, कांग्रेस वहाँ के बहुत सारे विधायक जो हैं वो लगातार पिछले कई महीनों से दिल्ली आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। वो सुरजेवाला जी से भी मिलते हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी मिलते हैं। सुरजेवाला जी दरअसल वो वहाँ के इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं। सो पहली मीटिंग्स उनके साथ होती हैं और पहले फायर फाइटर भी वो होते हैं, आग बुझाने का काम पहला वो करते हैं। जब उनसे नहीं बुझती है तो फिर बाकी लोगों की, सीनियर और लोगों की जो है वो बारी आती है। साहब डीके साहब की किस्मत खुलेगी?
देखिए बेचारा बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं वो, और ये बात चल रही थी क्योंकि अब जिस तरह से एक तो सिद्धरामैया साहब ने बोला कि दे हैव कॉल्ड मी अप एंड दे हैव इनवाइटेड मी, बट दे हैव नॉट टोल्ड मी व्हाई। दे हैव नॉट टोल्ड मी, उसको वैसे तो समन करना कहते हैं, उन्होंने कहा इनवाइटेड। तो अब वो अगर समन किए गए हैं तो उसका कुछ मतलब हो सकता है। और अब 3 साल हो गए, 2.5 साल से भी ज़्यादा हो गए, 3 साल हो गए, और बहुत सारे विधायक डी.के. शिव कुमार के साथ हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। यदि अब भी नहीं करते कांग्रेस लीडरशिप, खड़गे साहब या राहुल जी, तो मुझे लगता है और मुश्किल होगी। जो आपने शुरू में कहा था कि मोदी सरकार जाएगी कि नहीं जाएगी, इस सरकार को बचाए रखने पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कैसे ये सरकार, हालांकि सरकार जाने की संभावना कम है। सब लोग देखिए, डी.के. शिव कुमार भी खाटी कांग्रेसी, वो कहीं नहीं जा रहे है ना, और सिद्धरामैया भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अब लगता है कि चुनाव से पहले यदि डी.के. शिव कुमार को ये मिल जाए, कांग्रेस लीडरशिप ऐसा सोच रही हो, जैसे सतीशन के साथ हुआ। सतीशन वाला फैसला भी बड़ा फैसला था ना, भले ही हम लोगों को लगता हो, लेकिन वो हो गया है। और राजस्थान मध्य प्रदेश उनके पास है। यदि अब राजस्थान मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए और केरल को ध्यान में रखते हुए भी नहीं फैसला किया गया, तो कहा नहीं जा सकता कांग्रेस की सर, इसमें आपको गांधी परिवार का लेकिन मुझे संभावना लगती है कि जोड़ना है, एक लाइन जोड़ देता हूँ सर। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कर्नाटका में ही थे, येदियुरप्पा जी के घर हुआ और पार्टी संगठन की बैठक बनवाएंगे, तो उसमें येदियुरप्पा जी ने उनसे कहा कि भाई जो चल रहा है कांग्रेस के अंदर उसको लेकर, तो उन्होंने कहा कि भाई सरकार तो ये अपने आप हारेगी बुरी तरीके से, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ चुनाव का इंतजार करना है 2028 का, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, इनको आपस में लड़ने दीजिए। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने वही कहा। अच्छा, मैं इसमें एक्चुअली अभी आपने क्योंकि कर्नाटक केरला का भी जिक्र किया, तो वही एक पत्रकार जो कांग्रेस को बहुत समझते हैं, वो उन्होंने एक पोस्ट किया इसके ऊपर। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पूर्व कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के बड़े कॉन्फिडेंट थे, प्रियंका जी के साथ मत जोड़िए ना। नहीं, मैंने कहा एक वक्त थे ये केरल, वैसे बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने नाम लिया है। तो वो जो पत्रकार हैं उन्होंने ये लिखा कि केरल के मुख्यमंत्री के फैसले के बाद बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, इसमें कई केरल के पत्रकार थे और इनमें से ज्यादातर संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के खेमे के लोग थे। और केरल में के.सी. वेणुगोपाल के लोगों के बीच आम चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री की लड़ाई में राहुल गांधी ने उनकी पीठ में और प्रियंका गांधी ने छाती में छुरा मारा। और इस पर प्रमोद कृष्णन जी लिखते हैं, हिसाब काफी पुराना था, मौका मिलते ही पीजी ने चुकता कर लिया। मतलब प्रियंका गांधी ने चुकता कर लिया हिसाब, किससे? के.सी. वेणुगोपाल से, सतीशन को मुख्यमंत्री बना करके। यहां भी यही दोनों प्लेयर हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। सोनिया गांधी जी तो चले, वो हेड ऑफ द फैमिली हैं, लेकिन सोनिया गांधी का आश्वासन था डी.के. शिव कुमार को, और प्रियंका गांधी भी इनके पक्ष में है, राहुल गांधी सिद्धरामैया के पक्ष में है। लेकिन वहां तो किसी को वेणुगोपाल के खिलाफ कह लीजिए या सतीशन के पक्ष में, दोनों एक हो गए, राहुल और प्रियंका। यहां क्या रोल होगा उनका, त्रिपाठी जी? नहीं, एक तो ये कि अगर राहुल गांधी का ये हाल है तो राहुल गांधी को फिर भ्रम फैलाना बंद कर देना चाहिए। पार्टी में बदलाव करेंगे, सुधार बड़े करेंगे, चेंजेज करेंगे, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी को हटा देंगे। तो अगर राहुल गांधी की ये स्थिति नहीं है कि वो कुछ कर पा रहे हैं, तो फिर उनको ये भ्रम पहले तो दूर करना चाहिए। दूसरा, प्रियंका गांधी वाड्रा अगर इस तरह की स्थिति में है कि किसी को मुख्यमंत्री बनने से रोक पा रही हैं, तो फिर मुझे लगता है उन्हें थोड़ा एफर्ट अपने लिए भी लेना चाहिए, क्योंकि दूसरों को तो ठीक है रोक ले रही हैं, अपने लिए थोड़ा एफर्ट लेना चाहिए, क्योंकि उनकी भूमिका अभी तक तय नहीं हो पाई है, लंबा समय हो गया। और हमें तो वो याद है जब गुजरात में अधिवेशन हुआ था तो लोगों ने कहा कि ये गांधी जी के उस ऐतिहासिक जो अधिवेशन था उसकी याद दिला रहा है, और पता चला उसमें प्रियंका समर्थक लोग पहुंचे ही नहीं थे। गुजरात के अधिवेशन की बात कर रहा हूं। तो क्या पार्टी के भीतर कुछ गंभीर संकट दूसरा है जिसको हम लोग, परिवार का मसला है, निजी नहीं बोलना चाहिए? अगर ये प्रमोद कृष्णम ठीक लिख रहे हैं तो ये कौन सा हिसाब था जो चुकता किया है प्रियंका गांधी ने? प्रियंका गांधी और के.सी. वेणुगोपाल क्या बराबरी, मतलब क्या बराबरी क्या है? इसका मतलब वही तो मैं कह रहा हूं, गंभीर इसको आप समझिए ना। अगर प्रियंका को कोई हिसाब के.सी. से चुकता करना पड़ा, इसका मतलब के.सी. वेणुगोपाल जब से महासचिव संगठन है या उसके पहले से जब से वो राहुल गांधी के विश्वास पात्र हुए, वो चुन चुन कर प्रियंका गांधी के लोगों को निपटा रहे थे। राजनीति में और कुछ तो होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर के.सी. वेणुगोपाल प्रियंका के लोगों को निपटा रहे थे और प्रियंका कुछ नहीं कर पा रही थी, या अंत में कहें जिसको कहे कि सारा फैसला भैया ही ले रहे थे, तो भैया जो करता है सब ठीक ही करता है। बड़े घरों में आपने देखा है कि नहीं, भैया जो करता है सब ठीक करता है। जो घर का लड़का होता है तो क्या भैया सो रहा है अभी, तो इस टाइप की बात होती है।
तो भैया जो करता है वो ठीक करता है, अगर है तो कांग्रेस बहुत गंभीर रायबरेली का संकट में मामला है। है सर। रायबरेली का क्या होगा? राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे और प्रियंका गांधी रायबरेली से सोनिया गांधी की सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी। ऐसा कहा जाता है कि वो केसी वेणुगोपाल है जिन्होंने राहुल गांधी को रायबरेली चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया और प्रियंका गांधी को वायनाड भिजवाया। प्रियंका तो अपनी मां की सीट पर लड़ना चाह रही थी कि राहुल गांधी ऑलरेडी वायनाड से सांसद है, वो वहां कंटिन्यू करे और मैं सोनिया गांधी की सीट पर सांसद की यही वो दावा भी था, वो यूपी की लेगेसी है। और ये केसी वेणुगोपाल ही थे जिन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आप रायबरेली से चुनाव लड़िए और प्रियंका गांधी को आप वायनाड भेजिए। मुझे लगता है ये वही हिसाब होगा जो इसके अलावा प्रियंका ही तो देखती थी ना सारा काम पूरा। दावेदारी तो उन्हीं की थी, दावेदारी उन्हीं की थी। सर आप अगली खबर जोड़ रहा हूं, उस पर आप दोनों जो कमेंट कर दीजिएगा। अभी राहुल गांधी ये कह रहे थे, अब डीएमके क्या कर रही है? डीएमके जिसका साथ छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि राहुल गांधी ने साथ छोड़ दिया। डीएमके के तेवर कांग्रेस को लेकर क्या कह रहे हैं? तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरीके से पलटी मारी, स्टालिन उसको भूल नहीं पा रहे हैं। और खबर यह है कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने अब कांग्रेस को जोंक कहा है, जोंक, लीच। उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि कांग्रेस एक जोंक की तरह दूसरों के कंधों पर पलने वाली पार्टी है। डीएमके ने कांग्रेस को अपने कंधों पर बैठाकर जीत दिलाई, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता के लिए विजय की पार्टी को समर्थन करके डीएमके की पीठ में छुरा घोंप दिया। उदयनिधि ने यह भी कहा कि डीएमके की मेहनत की वजह से ही तमिलनाडु में कांग्रेस के 5 विधायक जीते हैं। जनता स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, चलिए इस लाइन को भी छोड़ दीजिए, लेकिन वोट उनको जो मिला वो डीएमके की वजह से मिला। लेकिन कांग्रेस ने भरोसा तोड़ दिया है और उस पर अब भरोसा नहीं कर सकते। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत आपको दिखाई दे रही है। ये बात तो सच है सर। देखिए ये और प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं ना कांग्रेस के लिए, परजीवी पार्टी। देखिए मुझे लगता है कि उदयनिधि ने बहुत जो है वो क्या कह सकते, बहुत ज्यादती कर दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए। अब वो बेचारा जो कहाँ रहा, किसका पी रहा है, सब तो उसका पी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पी रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी यदि दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु में यदि थोड़ा कुछ भी है, 5 सीटें भी जीत करके आती हैं, 3 सीटें भी जीत करके आती हैं, यदि उसके सांसद जीत करके आते हैं तो उसकी अपनी बदौलत नहीं है। यदि सच पूछे तो अपनी बदौलत यदि कांग्रेस पार्टी दक्षिण में खड़ी है तो थोड़ा बहुत कर्नाटक में पूरी तरीके से खड़ी है, केरला के अंदर खड़ी है और तेलंगाना के अंदर खड़ी है। बाकी अन्य जगह कांग्रेस पार्टी अपने बदौलत, अपने वजूद के आधार पर कहीं नहीं खड़ी है। और जिस रफ्तार से, जिस तेजी से राहुल गांधी ने पाला बदला है, तो अब वो कैसे कहेंगे? कल नीतीश के लिए कहा करते थे पलटू राम, वो पलटू राम, बदल जाते हैं। राजनीति में कोई नैतिकता होती है या नहीं? सत्ता ही सब कुछ है। आप किस लिए गए भाई वहां पे? आप तो जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़े, आपने उस गठबंधन को ही तोड़ करके आपने दूसरी जगह चल दिया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन तो पहले से था, बीच में टूटा ना, बीच में टूट करके वो तेजस्वी के साथ गए, फिर लौट करके चले आए। लेकिन यहां तो आपने गठबंधन के साथ थे, चुनाव साथ लड़ा था। ऐसे में कोई भी रीजनल पार्टी कांग्रेस पर विश्वास क्यों करे? ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। ठीक है। कल दिल्ली में कल एक बड़ी सभा हुई। दिल्ली के लाल किला मैदान में देश भर के आदिवासी समाज के लाखों लोग जुटे और आरएसएस से जुड़े जनजातीय सुरक्षा मंच ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, मतलब एजेंडा कह लीजिए आप, उन ट्राइबल्स को या आदिवासियों को एसटी की सूची से हटाना, मतलब कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा ना मिले, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया या इस्लाम धर्म अपना लिया। यह मांग 1967 और 1970 में भी उठी थी। इस कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। वहां उन्होंने 2 बड़ी बातें की। अमित शाह ने लाल किले से देश के तमाम आदिवासी समुदाय को गारंटी दी कि यूसीसी की कोई भी पाबंदी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई भी पाबंदी आदिवासी समाज पर लागू नहीं होगी। यह बड़ी गारंटी है। यूसीसी से जनजातीय समाज के किसी भी अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिर अमित शाह ने धर्मांतरण पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लोभ, लालच और जबरदस्ती से कोई भी देश में अब किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने से। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है,
वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन यापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं, और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है, और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। लाल किला मैदान में एक कार्यक्रम हो रहा था। अब सर मुझे ये बताइए कि इसके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम, आरएसएस का कार्यक्रम था पहले तो, हाँ। तो इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों रखा गया? इस पर तो मेरे ख्याल से कोर्ट्स की टिप्पणियां भी आ चुकी है कि भाई जो धर्म परिवर्तन कर लेता है उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। बनवासी कल्याण आश्रम का एक कार्यक्रम था। दरअसल जो आप बोल रहे हैं वो एससी कैटेगरी में लागू होता है, एसटी में नहीं होता। एसटी में नहीं है। ओके। और मजेदार बात है कि क्रिश्चियन मिशनरी ने बहुत शानदार एजेंडा चलाया। क्रिश्चियन मिशनरीज ने 60s के दशक में एजेंडा चलाया कि ये जो एसटी कम्युनिटी है ये हिंदू धर्म से इनका कोई जुड़ाव नहीं है, आप इनको सेपरेट रिलीजियस कोड दे दीजिए। यानी जब सेपरेट रिलीजियस कोड मिल जाएगा तो धर्म परिवर्तन कराने के बाद भी जो है उनका जो लीगल स्टेटस रहेगा वो एसटी का बना रहेगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बनवासी कल्याण आश्रम इसके खिलाफ पूरे अभियान छेड़े हुए। एक रानी मां गांधली हुआ करती थी, मणिपुर से थी, वो 1978 में वनजोगी बालाजी देशपांडे के साथ मिली, तो उसके बाद उन्होंने भी पूरे आदिवासी समाज में पूरे देश भर में घूम घूम करके अभियान चलाया था। ठीक है कि और आप देखेंगे कि बनवासी कल्याण आश्रम का एक स्लोगन है, तू मैं रक्त एक, नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, ये सब हम एक ही रक्त हैं, हम एक ही संतान हैं। तो इसी चीज को दोबारा से रीइंस्टेट करने के लिए जनजातीय समाज ने जो बॉटम लाइन आपने बताई कि भी कन्वर्जन के बाद आरक्षण का जो लाभ है वो एससी को नहीं मिलता, लेकिन एसटी में अभी भी ये चल बरकरार, आप ट्राइबल ही रहेंगे, आप लाभ लेते रहिए, चाहे ईसाई हो गए चाहे मुसलमान हो गए। सौरभ जी, इसमें एक और चीज ध्यान दीजिए ना कि जब राहुल गांधी देश भर में घूम घूम के और आदिवासियों को अलग बताने की कोशिश करते हैं, वनवासी आदिवासी की बहस करते हैं, ये करते हैं, तो उस वक्त में जो जनजातीय संगम हुआ है, देश भर से 1.5 लाख, आप उनको जनजाति कहिए, आप उनको वनवासी कहिए, आप उनको आदिवासी कहिए, वो दिल्ली में आके कह रहे हैं कि हम भी भारतीय हैं जैसे आप हैं, वो भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वो अपने पारंपरिक परिधान में आए हुए हैं इस चिलचिलाती गर्मी में, वो दिल्ली को बता रहे हैं कि जो तुम अलग अलग, तुम्हारी राजनीति दूसरी तरह से होती है, तुम हमको देश से बांटने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं है। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए। और कई बार लोग पूछते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता क्या है, कई बार इस तरह के सवाल हो जाते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही जुड़ा हुआ संगठन है जो लंबे समय से इसकी तैयारी करके दिल्ली में आता है, और दिल्ली की सड़कों पर ये लोग जिन जिन इलाकों से, क्योंकि ऐसा नहीं कि सीधे जाके लाल किला पे इन्होंने कर दिया, दिल्ली के अलग अलग रास्तों से अपनी पारंपरिक वेशभूषा में गुजरे हैं, इसको भी समझना चाहिए। तो एक तरफ राहुल गांधी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, संघ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बंगाल की 2 खबरें छोटी छोटी रह गई थी, वो मैं आपको बता दूं। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रोफेसर साहब ने कही कि जब वो कन्वर्जन हो तो उसके बाद आदिवासियों का स्टेटस नहीं मिले, जो एससी में, ओबीसी में, जैसे अभी शुभेंदु जी ने आते ही लिस्ट को ठीक ठाक किया ना, करेक्ट किया, मुसलमान ने तो क्यों रिजर्वेशन, ऐसा ही आदिवासियों को लेकर चल रहा है। दूसरा जो बड़ा भ्रम है जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया वो तो ये वाला था, हिंदू वाला, और ये बहुत लंबे समय कोशिश हुई कि उन्हें हिंदू ना माना जाए, मतलब ये पूरा कैंपेन ही ये चला। लेकिन दूसरा जो अभी बुलाने की वजह वो एक ये भी है, यूसीसी को लेकर भी बहुत सारा भ्रम आदिवासियों में फैलाया जा रहा है। आप देखिए अमित शाह जी का फोकस उस पर है, यूसीसी पर, कि भाई उसका असर आदिवासियों पर नहीं पड़ेगा। वो एक बड़ा भ्रम हो रहा है, कमिटमेंट, तो वो भी एक बड़ी वजह। सर 2 खबरें बताता हूं आपको। टीएमसी को पूर्वी कोलकाता में बने हुए अस्थायी मुख्यालय तृणमूल भवन को खाली करने का नोटिस मिल गया। ये खबर रह गई थी, बंगाल के जो खबरें बता रहे थे। इमारत के मालिक ने पार्टी से इमारत खाली करने को कह दिया है और उसको 2 महीने का वक्त भी दिया है, और बिल्डिंग के मालिक ने यह कहा है कि उनका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, ना ही वो ऐसा किसी दबाव में कर रहे हैं। इस मामले में टीएमसी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। उन्होंने कहा है कि एक तो मुझे अपनी सिक्योरिटी की चिंता होती है, और दूसरा कि लीज खत्म हो रही है, तो मतलब खत्म भी हो रही, तो उन्होंने टीएमसी के मुख्यालय की लीज रिन्यू नहीं की। ये इतना बदल गया बंगाल। दूसरा, बंगाल पुलिस की एक खबर देखिए आप, ऐसी तस्वीरें बंगाल से तो मैंने कभी नहीं देखी, वो और
प्रदेशों से कभी कभी आती हैं। गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान ये आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। बड़ा अपराधी इसी है। कड़ी में हावड़ा का ये वीडियो आया है जिसमें पुलिस गैंगस्टर आकाश सिंह को लेकर क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए पहुंची थी और उसको सड़क पर उसकी परेड कराई गई। और कैसे कराई गई वो आप देख रहे हैं, जांगिया बनियान में। ये है कि भाई इसका खौफ निकालो। ये था गैंगस्टर, ये था गुंडा, तो गुंडे का ये हाल कर दिया है। ये वसूली गिरोह चलाता है, इस पर यह आरोप था। जी सर, टीएमसी का भवन छीन लिया गया, कार्यालय, और गुंडों की परेड हो रही है। देखिए, टीएमसी के तो सिर्फ एक मकान मालिक ने कहा है, टीएमसी ने कम से कम 72 मकानों पर कब्जा करके रखा है वहां पर, जिसका न भाड़ा देते न कुछ देते, उल्टा मकान मालिक से बिजली का बिल भी भरवाते थे धमकी देके, इस्तेमाल करते थे, उसका बिजली का बिल भी नहीं भरते थे। ऐसे 72 मकान हैं जहां टीएमसी ने अपने तमाम कार्यालय कब्जा करके चला रहे थे। मुझे लग रहा है वो सारे धीरे धीरे अब खाली होने वाले हैं। और ये आकाश सिंह की बात है तो मुझे लगता है जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि भाई अब उत्तर प्रदेश जैसा यहाँ पे शासन चलेगा, जितने भी अपराधी है, जितने भी गैंगस्टर से या तो बंगाल छोड़ के चले जाए या अपना काम धंधा नया शुरू कर दे, गुंडागर्दी छोड़ दे। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से आकाश सिंह ने वहां पर टीएमसी के नेताओं के शरण के अंदर जिस तरीके से वसूली का अभियान चलाया, जमीनों पर जिस तरीके से उसने कब्जा किया, जिस तरीके से उसने वहां मारपीट की, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, आज शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया है कि भाई सरकार बदली है तो कानून का राज आ गया है। आकाश सिंह की जिस तरीके से परेड निकाली गई है और अभी वो संदेश खाली वाला जो है उसको भी जिस तरीके से लेकर गए थे अभी कुछ दिनों के पहले, तो अभी शुरुआत होगी बंगाल के अंदर। जितने अपराधी है वो इसी तरीके से परेड करते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि जेल के शिक्षकों के पीछे नजर आएंगे। एक तो मई की धधकती गर्मी में जनता जल रही है और दूसरा महंगाई की मार से पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है और 10 दिन में चौथी बार डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। आज पेट्रोल ₹2.61, डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ है। 15 मई को 3-3 रुपए का इजाफा किया गया था और 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ था। इससे पहले 23 मई को भी पेट्रोल के दाम 87 पैसे और डीजल 91 रुपए बढ़ा दिया गया था। आज करीब ₹3.25 का इजाफा हुआ है। मतलब पिछले 10 दिनों में देखें तो पेट्रोल ₹7.35 प्रति लीटर महंगा हो गया है और डीजल के दाम ₹7.5 से ज्यादा बढ़ गए हैं। इस बीच सीएनजी के दाम भी बढ़ते रहे हैं। मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन भारत में 2 महीने तक तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल और सीएनजी के दाम नहीं बढ़ाए थे। सरकार के समर्थक कहते हैं कि सरकार ने कीमतें काबू में रखने की पूरी कोशिश की, जबकि सरकार की आलोचना करने वाले कहते हैं कि जब चुनाव के नतीजे आ गए तब सरकार ने दाम बढ़ाए चुनाव में ताकि इसका नुकसान ना हो। चुनाव के दरमियान कुछ नहीं किया। चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम अभी तो कुछ भी नहीं बढ़े, वो कहते हैं अभी और बढ़ेंगे। अब सवाल यह कि जनता इसको कैसे ले रही है। मोदी जी ने इस बीच आह्वान भी किया कि मुश्किल का समय है, पूरी दुनिया के लिए है, हम पर भी असर पड़ रहा है, तो आप थोड़ा बचत कीजिएगा। उसके बाद आपने देखा राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक तूफान आने वाला है और मैंने मोदी जी को बताया, कई बार बताया, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। जनता किसकी बात सुन रही है, राहुल गांधी की बात या मोदी की बात? देखिए, हम अपने आप को किस्मत समझते हैं कि मोदी जी के इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है हमें पेट्रोल मिल रहा है, हमें वो दिक्कतें पेश नहीं आ रही हैं। क्या बताएं, बस महंगाई है तो झेलनी भी पड़ेगी। ये तो नहीं है गाड़ी घोड़ा नहीं चलेगा, चलेगा गाड़ी घोड़ा भी। ये लगा के चलिए आपके 1000-2000 रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो मैं सरकार से यही कहूंगा कि जो महंगाई जो बढ़ रही है इस पर रोक लगाया जाए। मैं एक मानता हूँ कि ग्लोबल क्राइसिस हो सकते हैं, लेकिन कहीं पे जो अभी सरकार चल रही है उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो भी है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। इसमें सर कोई बुराई नहीं है, ये देश हित में हो रहा है और हमें भी पता है इस समय वर्ल्ड की पूरे की क्या स्थिति चल रही है। और देशों को देखा जाए तो इंडिया के अंदर फिलहाल सब कुछ ठीक ही है। ऑब्वियसली महंगा हो रहा तो अच्छी बात नहीं है, इसमें क्या कहना है आप बताओ। आम लोगों की जेब पर कितना असर पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा ही, तो कुछ कर नहीं सकते। दोनों तरफ की बातें करने वाले मिले। एक ने कहा मोदी जी की हैं तो हमारी खुशनसीबी है, एक ने कहा दुनिया में संकट है, हम भी समझते हैं। एक व्यक्ति कह रहे थे कि ये सरकार जैसे चल रही है थोड़ा उसको और ध्यान रखना चाहिए, और एक ने कहा क्या करें, अब बोझ है तो है। त्रिपाठी जी, जनता समझ रही है क्या? नहीं, जनता समझ रही है और ये ठीक बात है कि सरकार ने बहुत मैनेज करने की कोशिश की, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये भी तो सच है ना भाई कि चुनाव ना होता तो थोड़ा और पहले बढ़ाते। तो ये दोनों चीजें सही, लेकिन एक चीज मुझे लगता है सरकार में बैठे लोगों को जरा सुनना समझना चाहिए। अगर आपने अभी तक कंट्रोल कर लिया है तो प्रयास करके तेल मार्केटिंग कंपनियों को 2 से 3 महीने का बजट एस्टीमेट बनाकर
उनको अब पेट्रोल डीजल महंगा करने से रोक दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप दुनिया में जो स्थितियां हो रही हैं, अगर तेल मार्केटिंग कंपनियां अभी नो डाउट बड़ी खराब स्थिति थी, अगर 35-40 रुपया घाटा होने लगेगा तो कितने दिन तक आप सस्टेन करेंगे? जो हरदीप पुरी के शब्दों में कहें तो 1000 करोड़ लोग, लेकिन उनका प्रॉफिट भी उसी तरह से होता है। और अभी ये जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें लग रहा है कि युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि आप जब खतरा दिखा तो फिर जल्दी जल्दी, और जब तक सब निश्चिंता थी तो जितना बटोरना था वो बटोरते रहे। दोनों नहीं चलेगा, मेरा ये मानना है। बाकी निश्चित तौर पर सरकार ने बेहतर प्रबंधन किया है। क्या क्या करा आपने? क्या कहा? सरकार एक बजट दे दी इन कंपनियों को और फिर कहे कि आप ना बढ़ाइए ना। कई बार हम करते हैं ना ये। आप इस वक्त आप समझिए जिस तरह की स्थितियां हैं, इसका असर अब देखिए कमजोर लोगों को पड़ने लगा है। अभी तक जब आपने 1 रुपए 87 पैसे 2 रुपया ऐसे बढ़ाया तो 7 हो गया, अब 7.5 रुपए हो गया। इसका सीधा सा मतलब देखिए, हम लोग तो सुविधा संपन्न लोग हैं, हम जितने लोग हैं सुविधा संपन्न हैं। जिसके पास भी अपनी गाड़ी चलाने का, जिसके घर में एसी है, उसको मैं सुविधा संपन्न। हमें यह हक नहीं है कि हम ये कहें, कोई हम बात नहीं कह सकते। हमारे लिए बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं, जो अब भाई साहब अभी बोल रहे थे ना कि कितना बढ़ेगा, 1000 रुपया 500 रुपया महीने का खर्च बढ़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, जिसको दूसरी चीजों पर असर पड़ने लगेगा, जो 1 किलो में आटा खरीदता है, जो आधा किलो सब्जी लेकर जाता है, जो छोटी छोटी जरूरत की चीजें तेल वो लेके जाता है 250 ml, उसके लिए संकट होगा। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये अब नीचे जाएगा। नहीं, आप क्या, मैं आप जो कह रहे थे उसको समझना चाह रहा। आप कह रहे हैं सरकार इन कंपनियों को फिर से उसको बता देता हूं। नहीं, इनको पैसा दे दे। नहीं, पैसा नहीं दे। सरकार वैसे अंडर रिकवरी देती थी पहले के समय में, घाटा हो रहा है आप करते रहिए, बाद में हम आपको दे देंगे। सरकार एक बजट बना सकती है ना, एस्टिमेट कर सकती है कि आपको 3 महीने में इतने 1000 करोड़ का नुकसान होगा। हाँ। सरकार उनसे पूछ सकती है कि आपने पिछले 6 महीने साल भर में कितना कमाया, और 3 महीने बाद अगर अगले 6 महीने का आउटलुक ले तो आपको कितना आने की गुंजाइश होगी। फिर भी अगर आपको लगेगा तो वो भरपाई हम अपने खजाने से करेंगे। इसको समझिए आप। ओके। ये और अभी यही कर पहले का प्रॉफिट और आने वाला संभावित लॉस, हाँ, बिल्कुल। इसको इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए और उसके बाद आपको मतलब ये तो वही बात है ना भाई, यही बात तो सब लोग कहते रहते हैं कि भाई कमाया है कंपनियों ने लाखों करोड़ रुपया, तो क्या हुआ अब कुछ महीना जेल। वो थोड़ा ब्लैंकेट हो जाता है, ऐसे भी नहीं चलता ना, कमाया है तो घाटा करने लगेंगे। आगे का एस्टिमेट कुछ महीनों का देख करके बताइए, कुछ महीने कुछ हफ्ते। और मेरा मानना है कि अब सरकार को रुकना चाहिए, इसके बाद नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं बढ़ाना चाहिए। ये अगर इसके बाद बढ़ेगा तो फिर स्थितियां उन लोगों पर जिस 80% तो कैसे नहीं बढ़ेगा? सब कह रहे थे 25 रुपया 30 रुपया की अंडर रिकवरी अभी भी है। पिछली बार ये दाम बढ़ने से पहले कहते थे। भाई मैं कह रहा हूं उसकी अंडर रिकवरी है, लेकिन वो तो आप एस्टिमेट बना सकते हैं। चलिए, अब वो तो देखिए आपका सुझाव लेती है कि नहीं सरकार। डीजल और पेट्रोल पर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो भी आप देख लीजिए। आज जैसे ही दाम बढ़े, राहुल गांधी का ट्वीट आ गया इस पर। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मोदी को महंगाई मैन बताते हुए कहा कि धीरे धीरे चोरी छिपे दाम बढ़ाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जनता की जेब अभी और कटेगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी से पूछा है कि कौन सी मजबूरी है प्रधानमंत्री जी जो आप रूस और ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद रहे हैं। आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, 2.5 रुपए औसतन पूरे देश में बढ़ाए हैं। चौथी बार बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग काम मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी रशिया और ईरान से तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहे? मुझे क्या लगता है मैं बता सकता हूं। हम रशिया से तेल अभी भी खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा हम रशिया से ही कई लाख बैरल तेल रोज आता है। दूसरा बिगेस्ट है, और आज की तारीख में सबसे बड़ा बिगेस्ट सप्लायर रशिया है। और दूसरा, रशिया अब सस्ता तेल नहीं देता है। जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है उसने अपने दाम बढ़ा दिए। ये एक तो बात ये। और बीच में कुछ वक्त के लिए ट्रंप ने ईरान का तेल भी डी-सैंक्शन किया था कि जितने फ्लोटिंग टैंकर्स हैं वो आप उसका ईरान का तेल खरीद सकते हो।
तो मुझे जितना याद है उस वक्त शायद भारत ने भी लिया था तेल, ईरान का भी। पर एक लाइन बोल दूं, क्योंकि वो हम लोग केंद्र सरकार की बात कर रहे हो, जवाबदेही उसी की ज्यादा है। कोई भी क्या विपक्ष का राज्य कोई मॉडल लेके आया कि हम अपना पूरी तरह से वैट नहीं लगाएंगे? वैट कम कर देना, एक भी राज्य वैट राज्य अगर वो ये करेंगे तब शायद नरेंद्र मोदी पर दबाव बना पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने वैट कम किया था, नतीजा यह था कि जो उत्तर प्रदेश में तेल था वो दिल्ली से सस्ता मिल रहा था। बीजेपी के कई सारे राज्यों ने किया था। तो आप अपनी जो सरकार जो वसूलती है वो केंद्र सरकार के लिए भी मैं कह रहा हूं वो थोड़ा सा कम कर दे, वैट थोड़ा सा कम कर जाए तो ये जो रेट है। नहीं, केंद्र सरकार ने तो सब खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने एक्साइज 10-10 रुपए खत्म कर दिया। 10 रुपए सिंसन ने कम किया ही था। नहीं, लेकिन केजरीवाल जी को कैसे ये बेसिक बात में उनसे गलती हो गई कि हम रूस का तेल खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे? देखिए, उनको क्या दुष्प्रचार करना है इसलिए वो कह रहे हैं, वो डेटा के साथ तो बोल नहीं रहे। एआई से पूछे त्रिपाठी जी कितना लाख बैरल आता है रूस से? रशिया से अप्रैल तक को तो मुझे पता है 46 लाख बैरल पर डे रशिया से हम खरीद रहे थे। 46 लाख बैरल, कहाँ 14 लाख बैरल अगर खरीदारी हो रही थी और हम अप्रैल महीने में ऐसा इतना मैक्सिमम जो पीक पर गया था वो इतना गया था। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम रशिया से तेल नहीं, सबसे ज्यादा तेल आज भी आप रशिया से ही खरीद रहे हैं। आपने उसको डाइवर्सिफाई जरूर किया है, अब आप वेनेजुएला से भी तेल ले रहे हैं, ईरान से ना लेना तो भाई मजबूरी है, जब दुनिया का कोई, चीन के अलावा कोई देश नहीं खरीदता ईरान का तेल। देखिए, ये रिकॉर्ड हाई पर चला गया है। हाँ, 23 लाख बैरल पर डे। 23 लाख बैरल पर डे हम ले रहे हैं अभी रशिया से। फिर कैसे केजरीवाल जी अभी का लेटेस्ट है और ये बहुत जबरदस्त जंप है क्योंकि 1.6 से 2.3 हो गया। जी समीर जी, अब केजरीवाल भगवंत मान के ज्यादा समय रहेंगे तो ऐसे ही बयान देंगे कि भाई रूस से तेल खरीदना चाहिए। भाई आप थोड़ा अध्ययन करके आते हो, और जिस तरीके से पंजाब के अंदर केजरीवाल लगातार बड़ी काफिलों के अंदर घूम रहे हैं, कम से कम वो जब प्रधानमंत्री ने अपील की है तो केजरीवाल किस हैसियत से 25-25 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री घूमे तो समझ में आ रहा है कि ठीक है केजरीवाल घूम रहे हैं, और अगर लगता है केजरीवाल को तो पंजाब में आपके पास सरकार है, वहां तो आपको कोई किसी ने रोका नहीं, आप वैट कम कर देते, वहां 2-2.5 रुपए 3 रुपए की सब्सिडी दे देते कि चुनाव आ रहे हैं ये भी कह देते और आप सब्सिडी दे देते लोगों को। पंजाब में आप सब्सिडी दोगे नहीं, पंजाब में बाकी चीजें महंगी करते जाओगे और देश के प्रधानमंत्री से कहोगे कि आप महंगा करते जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल को अपने राज्य सरकार का भी देखना चाहिए कि भगवंत मान किस तरीके से कर रहे हैं। और आज तो रशिया से भारत सबसे ज्यादा तेल ले रहा है इस समय के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1 साल आपको कंट्रोल करना है, जो परिस्थितियां वैश्विक बनी हुई है कम से कम उसमें तो आप समर्थन कीजिए। हर जगह राजनीति करना, हर जगह कोशिश करना, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या केजरीवाल हो, कि प्रधानमंत्री को किस तरीके से आप कटघरे में खड़ा करो, यह राजनीति का समय नहीं है। देश के लिए वैश्विक संकट जो हुआ है उससे पूरा देश संकट से गुजर। लेकिन फिर भी अगर दाम बढ़ेगा तो वो तो सरकार को घेरेंगे ही ना। दाम बढ़ रहा है, लेकिन दाम किस कारण से बढ़ रहा है वो इस बात को भी जानते हैं। और आज 11 दिन में सिर्फ 7 रुपए क्या लेना देना, वो अपोजिशन पार्टी है, क्या 25 रुपए बढ़ा, सिर्फ 7 रुपए 40 पैसे केंद्र सरकार ने मतलब कंपनियों ने बढ़ाया 7 रुपए 40 पैसे, उस पर आप इतना हुल्ला मचा रहे हो। मुझे लगता है केजरीवाल पंजाब में कम कर दे। नहीं सर, ये ठीक है, लेकिन मतलब 7.5 हो गया तो अब थोड़ा नहीं रह गया। नहीं, क्या वो कह रहे हैं कि भाई जब अपोजिशन पार्टियां ये बताएं कि महंगाई बढ़ रही है तो ये भी बताएं क्यों बढ़ रही है, या ये उनका काम है बताने का? उनका काम थोड़ी है बताने का, ये काम तो सरकार का बताने का है कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन मैं अभी ये एक देख रहा था, गहरी सांस भरी। गहरी सांस नहीं, मैं सोच रहा हूँ हरदीप जी खुद देखते कि नहीं देखते अपना मंत्रालय। ये अभी जो लास्ट क्वार्टर आया है जनवरी टू मार्च 2026, इसमें ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 19,470 करोड़ रुपए। कब तक का सर? ये मार्च 26 तक है, जनवरी, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड, जनवरी फरवरी मार्च लास्ट क्वार्टर जिसे बोलते हैं, प्री वॉर। हाँ ठीक है, 19,470 करोड़ ये क्वार्टर का है। तो इसको यदि 4 गुना कर लेंगे तो वही 75,000 करोड़ होता है। भाई फरवरी एंड में लड़ाई शुरू हुई थी, ये मार्च एंड का है, और ये मार्च एंड तक 30 तक का है। इसमें आईओसी का यदि आपको डिटेल चाहिए तो 11,000, ये हरदीप जी के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि शायद उन्हें नहीं पता, 11,378 करोड़ रुपए, एचपीसीएल का 4,902 करोड़ रुपए और बीपीसीएल का 3,191 करोड़ रुपए। मतलब वो एक क्वार्टर जिसमें लड़ाई का भी 1 महीना शामिल है, उसमें भी कंपनियों ने प्रॉफिट कमाया। इंडियन ऑयल का उसमें सबसे ज्यादा है सर। नहीं, बट इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब प्रॉफिट इतना था कि वो 1 महीने की लड़ाई के बाद भी, ये तो अलग प्रॉफिट है, उसके बाद वाला उसको उसमें मत डाल के नहीं, मार्च तक का आपने कहा, मार्च तक, मार्च 1 महीने बाद भी प्रॉफिट चल रहा है। मतलब उन 3 महीने में 1 महीना लड़ाई का है और तब भी प्रॉफिट में है कंपनी। इसको बस थोड़ा सा समझने के लिहाज से बड़ा अच्छा विजय जी ने आंकड़ा दिया। और दूसरा एक और आंकड़ा भी मैं बता दूं
कि वैट पर हम लोग बार बार ही करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कम करना चाहिए उससे, और ये जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है वो कर रहे हैं तो शायद सेंटर पर हो। देख रहा हूँ कि 6 बीजेपी स्टेट्स हैं जिन्होंने वैट को कम कर दिया, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, त्रिपुरा है, हरियाणा है। और ये जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, ये हाईएस्ट पर है। तो ये काम करना चाहिए कि भाई नॉन बीजेपी जो स्टेट्स है यदि वो वैट को कम कर दे तो सेंटर पर उसको मदद मिलेगी, प्रेशर बनाने, दबाव भी बनेगा। वही कह रहा हूं, दबाव बनाने के लिए प्रेशर बनेगा। और आप नहीं, सेंटर आखिर कितना करेगा सर? एक्साइज ड्यूटी डीजल पे खत्म ही कर दिया है। नहीं, दूसरी बात बीजेपी के राज्यों पे दबाव बनेगा कि वैट कम करो। बीजेपी के राज्यों पे बनेगा, केंद्र अगर पर भी कांग्रेस दबाव पहले बनेगा। कम कर दे तो। ये मुझे लगता है कि कहानी कुर्सी की मैं आज जो अर्थशास्त्र समझ रहे हूँ बड़ा अच्छा है समझने के लिहाज से। 19,470 करोड़ एक तिमाही का प्रॉफिट, और मार्च के बाद से अप्रैल में प्रतिदिन 1,000 करोड़ रुपए का घाटा, एक महीने में 30,000 करोड़। मैंने जो कहा कि क्यों एस्टिमेशन जरूरी है, उससे आपको समझ में आएगा कि कितना आप कुशनिंग कर सकते हैं, कितना तो और इस मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाइए ना। 75,000 करोड़ रुपए आपके पास प्रॉफिट है। नहीं, बात आप जो कह रहे हैं और ये जो कह रहे हैं, बात सुनिए, बात सर आगे भी बढ़ना है। बात इतना ही है, सब जानते हैं कि अभी तक कंपनियां मुनाफे में थी, लड़ाई से पहले तक मुनाफे में थी, तो भैया तो जेब में कुछ तो बचा हुआ होगा ना। अब नुकसान हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। नहीं, मैंने तो आपको तथ्य बता दिया ना कि एक तिमाही का प्रॉफिट एक महीने नहीं 15 दिन में चला जाएगा। इसको आप समझिए। लेकिन आप दिवालिया भी नहीं हो जाएंगे ना अगर आप 3 महीना नहीं बढ़ाएंगे तेल। इसीलिए एस्टिमेट लगाने की बात, इसीलिए आप 2 महीने में यदि 1,000 करोड़ रुपए हम रोजाना का माने तो 60,000 करोड़ रुपए हुआ। आपके पास अभी करीब 80,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट है, तो भी आप 20,000 करोड़ रुपए बचा लेंगे। लेकिन जो बेसिक लाइन है जो हम रोज कहते हैं कि ये सारा बदलाव इसलिए है क्योंकि अब कंज्यूमर वोटर नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। सर रूबियो साहब अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए हैं। पहले तो 4 दिन का दौरा। अब आप सोचिए, ये व्यक्ति ट्रंप के साथ चीन के दौरे पर थे, ठीक, और इस वक्त अभी भी जब हम आपसे बात करें, आगे मैं आपको अपडेट दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे तो ये कहा था कि कुछ ही घंटों में अच्छी खबर आ सकती है। ये वो कल के लिए कह रहे थे, संडे के लिए, अभी तक आई नहीं। लेकिन कल का उनका ट्वीट बड़ा पॉजिटिव था कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन मैंने दोनों से कहा है, दोनों पक्षों को मैं कहता हूं जल्दबाजी मत करना, टेबल से उठो तो पक्की बात करके आना। ये भी पॉजिटिव नोट पे था। अब वो जब होगा तब होगा, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में जब अमेरिका ईरान के साथ इतनी बड़ी बातचीत कर रहा है, अमेरिका का विदेश मंत्री भारत में 4 दिन के दौरे पर आया हुआ है। ये आपने सोचा? वो इस वक्त के माहौल में ही इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन अमेरिका, जिम्मेदारी के हिसाब से। वो भारत में है, वो भी 4 दिन में, और उसके बाद कलकत्ता जाने का भी टाइम है। आगरा भी आज आगरा गए हुए हैं, और वो प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से सबसे मुलाकात कर रहे हैं। मतलब तसल्ली से आया है आदमी। मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो क्या वजह है, ये हमको आज थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। मैं नहीं जानता क्योंकि मैं 2 दिन था नहीं, आप लोगों ने इस पर शायद चर्चा की भी हो। चर्चा की थी। अब कल क्या हुआ, कल ये जो इनका एम्बेसी के अंदर एक इवेंट था, 250 साल हो रहे हैं अमेरिका के बनने को लेकर के, तो वहां उस इवेंट में सर्जियो गौर जो राजदूत है अमेरिका के, उन्होंने स्टेज पर ही माइक के सामने आनंद फानंद ने फोन मिलाया और कहा कि वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑनलाइन। आप सोचिए, भारत का राजदूत इतना पावरफुल है कि वो सीधा ट्रंप को फोन किया, उसने सीधे फोन पे ले लिया और सुनाया फिर बात। और ट्रंप साहब ने शायद कुछ 10-20-40 सेकंड या 1 मिनट बात की, और उसमें 4 बार उन्होंने कहा आई लव मोदी, आई लव मोदी, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, मोदी इज माय फ्रेंड, मोदी इज माय फ्रेंड। क्या हो गया भाई? समा बदल गया, माहौल बदल गया, क्या हो गया? सुनिए आप। I just got a call from a special guest who's on the line. Can you hear us, Mr. President? I can hear you. I love India. I love India. So I know you're there, and I hope you make a good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. I love India, I love Modi, big fan of Mr. Modi. India can trust me 100%. ये तो ना हो पाएगा मुझे।
ये तो नहीं कर सकता भारत, अब नहीं कर सकता है आपके साथ। लेकिन एक इससे सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जब ये सर्जियो गौर की नियुक्ति हुई थी, दुनिया ने कहा था कि ये बहुत विश्वस्त आदमी है, उसका आपको सबूत मिल गया। ब्लू आइट बॉय जो फोन पे ले सकता है राष्ट्रपति को। और ट्रंप ने जो कुछ कहा सर, जो चापलूसी कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? सर आपने जो कहा ना, ये तो नहीं हो पाएगा। जो भी वो कह लें, ये तो खैर इसको आप, वो ब्लू आइड हैं सर्जियो गो, तो वो तो सबको पता है कि जब वो यहाँ आए, उनका अपॉइंटमेंट हुआ, तब भी हम सब लोगों ने इस पर चर्चा की। लेकिन यदि हम ऐसा समझ रहे हैं तो हम बहुत ही भोले लोग हैं कि यदि सर्जियो गो ने फ़ोन किया और ट्रंप साहब ने उठाकर कर दिया, वो तो प्लान वे में है। लेकिन वो मैसेज देना चाहते हैं भारत को, ये बात ठीक है। लेकिन क्या भारत को भरोसा करना चाहिए? और जब आपने कहा 4 दिन की यात्रा पर विदेश में हैं, और वो बताया जा रहा था कि वो ट्रंप साहब के मैसेज पर यहाँ ट्रेड डील के लिए आए हुए हैं, तो उनका भरोसा 100%, 90%, 50% तब होगा जब रूबियो यहाँ से जाए तो भारत के लिए कुछ करके जाए डील को लेकर, तब तो कोई मायने है। बाकी वो 100% ये और आई लव मोदी और बेस्ट फ्रेंड मोदी तो वो अब तक 1000 बार कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो डैमेज हुआ है इंडिया अमेरिका के रिश्तों में, रूबियो को वो उसकी उसी के लिए पैबंद लगाने उसी के पैबंद के लिए भेजा, तो उसका कोई वो भी तो निकालना पड़ेगा ना रास्ता। पैबंद कैसे, कोई आउटकम होना चाहिए। तो वो आउटकम क्या आता है, उससे हम लोग तय कर पाएंगे कि ट्रंप साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री। लेकिन अटपटा नहीं है सर, इतनी दुनिया में उथल पुथल हो रही है और अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन भारत में है। या तो उस हवाले में भी कोई हवाले से भी कोई बात होनी है, ईरान के हवाले से भी कोई बात होनी है। देखिए, मुझे लगता है कि जो पढ़ा, रिपोर्ट्स पढ़ी, उसमें मैंने कहा है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक लेकर चाइना ने स्नब किया है, और ताइवान के मुद्दे पर तो उसका हार्ड स्टैंड जो है वो बहुत खुलकर के सामने साथ आ गया है। ये कहीं ना कहीं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को लगा है कि हम दुनिया में अकेले थकेले पड़ रहे हैं। यूरोपियन देश हमारे साथ आज के दिन में नहीं खड़े हैं। नाटो के साथ हमने अपना झगड़ा मोड़ ले लिया है। नाटो जितना पहले एकजुट था, उसमें अमेरिका भी साथ शामिल था। सामान्यतः ऐसा देखा जाता था कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे नाटो हमेशा अमेरिका के साथ आता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो क्या सभी छूट जाएं? जापान भी इनसे नाराज चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया भी नाराज चल रहा था। क्वाड की मीटिंग जो है, मीटिंग होनी है ना? नहीं, क्वाड की मीटिंग के लिए दिसंबर में ट्रंप को भारत आना था, जो भारत यात्रा उन्होंने नहीं की, और उसी के कारण क्वाड की मीटिंग टल गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो एक तो क्वाड की मीटिंग टल गई, दूसरा जब समीर जी बताएंगे ये जो और एक लाइन और जोड़ दूं, रूबियो से पूछा कि भाई आप तो पाकिस्तान के साथ भी गलबाहियां कर रहे थे। वो भी सुनाऊंगा सर बयान, वो उस पर चुप्पी साध ली है। अभी सुनाऊंगा, वो बयान सुनाऊंगा समीर जी। लेकिन क्या है रूबियो साहब की विजिट का असल मकसद? नहीं, मुझे लगता है विजिट का मकसद यही होगा, जिससे कि जो प्रधानमंत्री से मिले, विदेश मंत्री से मिले, निश्चित रूप से वो ट्रंप के निर्देश पर आए होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध फिर से बहुत बेहतर हो। जिस तरीके से ट्रंप ने कल फोन पर कहा, स्पीकर पर उनको लिया, और जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की और भारत के बारे में कहा, और ये बार बार बताने की कोशिश की कि भाई भारत को कभी भी जरूरत होगी तो भारत को पता है कि कहाँ कॉल करना है, मैं एक फ़ोन पर अवेलेबल हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से चाइना होकर ट्रंप आए, ट्रंप ने जिस तरीके से चाइना ने मतलब बहुत ठंडा रिस्पांस दिया, हल्के में लिया, बहुत हल्के में लिया, उसके बाद ट्रंप का ये रुख बदला। अगर चाइना बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देता और बड़ी डील उनके संग होती, दोनों जॉइंट कॉन्फ्रेंस करते, बड़ी डील की घोषणा करते, तो ट्रंप का इतना अच्छा रुख भारत के साथ होता नहीं। अब उन्हें लग रहा है कि चीन ने जिस तरीके से बिहेवियर किया है, ट्रेड डील अभी फाइनल हुई नहीं है, लेकिन ट्रंप आज ये करें, कल कहो, फिर वो कह दें। जिस तरीके से उन्होंने भारत को लेकर बयान दिया था कि भाई भारत नर्क है, वैसे बयान क्या ट्रंप फिर से नहीं दे सकते? इसकी क्या गारंटी है? क्या वो क्या बयान दे देंगे भारत के लिए, और ट्रेड डील में क्या नए वो सैंक्शन लगा देंगे? ये बात इंपॉर्टेंट है जो विजय जी आपने जो कहा, विजय जी जो कह रहे हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, इससे कुछ हासिल हो इस 4 दिन में, तब तो बात। सर एक लाइन, ये ऐसा तो नहीं है कि चाइना गए तो चाइना ने एग्री किया कि हम आपसे तेल खरीदेंगे। चाइना एग्री किया कि हम आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, जो अभी तक चाइना ने। ईरान को लेके उनको फिर बोइंग खरीदने के लिए 200 बोइंग का, तो वो कुछ भी लेगा। वो क्या लड़ाई के मौके में क्या वो एग्जिट दिलवा रहा है अमेरिका को या नहीं? मूल बात तो ये है। अमेरिका के विदेश मंत्री की भारत दौरे की आपको वॉर का अपडेट भी देंगे आप, लेकिन इस दौरे से पाकिस्तानी लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन वो बात जो कह रहे हैं वो हमें सुननी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने रूबियो को मोदी को मनाने के लिए भारत भेजा है।
और वो ये भी कह रहे हैं कि भारत ने रूबियो को स्नब किया है। अपमानित शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, स्नब का मतलब होता है भाई आपने थोड़ा सा अपना एटीट्यूड दे दिया, हाँ हमने स्नब कर दिया, मतलब हमें आपका व्यवहार पसंद नहीं आया तो हमारा व्यवहार भी आपके साथ वैसे ही रहेगा। अब इसके लिए वो क्यों कह रहे हैं ऐसी बात, ये देखिए, एक तो ये डोभाल साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, ये जब वो उतरे ना एयरपोर्ट पर तो पाकिस्तानियों ने देखा, भाई मेरी भी निगाह नहीं गई थी, पाकिस्तानियों ने नोटिस कर लिया कि भाई कौन आया रिसीव करने के लिए, रूबियो को रिसीव करने के लिए कौन गया। हमारे विदेश मंत्री भी नहीं गए, हमारा मेरे ख्याल से कोई और मंत्री भी नहीं गया, और उससे ऊपर की बात तो छोड़ ही दीजिए आप। तो वो कह रहे हैं यूजुअली ऐसा नहीं होता है, और ये तरीका है भारत का अमेरिका को जताने का कि तुमने भी, तुम्हारा व्यवहार हमें पसंद नहीं आया। तो अभी ये जो मैडम ने बोला कि भाई ये भारत ने तो किसी को भी नहीं भेजा, ये भारत का तरीका था स्नब करने का। फिर कौन आता है पाकिस्तान में जब जेडी वैंस उपराष्ट्रपति जाते हैं अमेरिका के, वो भी दिखाता हूँ 1 मिनट पे। लेकिन सर ये बात सही है क्या, ये कोई प्रोटोकॉल वाली बात, और क्या हमने लो रैंकिंग ऑफिशियल्स भेज दिए, ये स्नब है? मोटे तौर पर ऐसा होता है कि भाई विदेश मंत्री आए हैं तो कम से कम विदेश मंत्री स्तर का, या विदेश मंत्री नहीं है तो कोई एक MOS आ जाए, और विदेश सचिव भी वहां पर नहीं है क्योंकि विदेश मंत्री हैं तो उनके साथ। ये डेलिब्रेट है आपके हिसाब से? निश्चित रूप से ऐसे कोई बंद थोड़ी रहती है आखिर सरकार की। ये तो डेलिब्रेट, मतलब ये एक मैसेज है, डेलिब्रेट नहीं कहना चाहिए, डेलिब्रेट कहकर आप और नाराज करते हैं, बाकी एक मैसेजिंग है कि ठीक है जैसे को तैसा, मतलब अभी ठंडा ही ठीक है। हाँ, अभी ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म जोशी जैसे को तैसा, जैसा व्यवहार आपका रहेगा वैसा व्यवहार हम करेंगे। तो हो सकता है कि ये भी एक बड़ी वजह रही हो कि ट्रंप साहब को वो मैसेज देना पड़ा, हो सकता है। हाँ। नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल एक तरीके से, क्योंकि ये मैसेज उसका जवाब, वो फ्लैटरी करने वाला मैसेज था, तो वो मैसेज उसका जवाब हो सकता है। देखिए, चाइना विजिट के बाद एक भारत के अंदर जो खास करके स्ट्रेटेजिक डोमेन में ये बात चर्चा चलनी शुरू हो गई थी कि चाइना के साथ अमेरिका रीराइट करने की कोशिश कर रहा है अपने रिलेशंस को, तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो जा रहा है। तो इसलिए, क्योंकि जब उसके साथ संबंध होंगे तो उसके बड़े बड़े जो कॉरपोरेट जो थे उनको लगता था कि शिफ्ट करेंगे भारत की तरफ से, वो शायद शिफ्ट करना बंद कर जाते। ये तो एक तरफ ये दिया जा रहा था। दूसरा, ताइवान के मुद्दे पर जिस प्रकार से ट्रंप ने वहां बोल करके आए कि हम 1500 किलोमीटर से दूर आकर के थोड़े हम यहाँ पर युद्ध लड़ने आ रहे हैं, वो भी यहाँ के जो रणनीतिक हलके हैं उनमें एक चिंता की लकीरें बढ़ा गई। तो आपको लग रहा है ये जो बोल रहे थे पाकिस्तान के, मुझे दिखाई दिया था, ऐसा नहीं था कि मुझे दिखाई नहीं था, मुझे दिखाई दिया था। उसको स्नब मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उनके विजिट को कोई बहुत ज्यादा जैसे कोई तवज्जो देना, इस ढंग का नहीं किया। देखिए, जब भी आप छोटे स्तर के अधिकारी को आप भेजते हैं, मैंने मार्क रूबियो तो जैसा कि अभी कहानी कुर्सी में कहा गया, भाई सेकंड इन कमांड लगते हैं ना। बिल्कुल, जेडी वेंस के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा वहां पर पहले ही है, जेडी वेंस तो आजकल किनारे चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर यदि बहुत उत्सुक रहता भारत उनको वेलकम करने के लिए, तो देता। तो एक मैसेजिंग भारत यहां से कर रहा है। ये बता दूं मैं आपको, ट्रंप का कार्यकाल जब खत्म होगा अभी शायद 2 साल बाद, उसके बाद जो अमेरिका में चुनाव होगा वो दो ही, अभी ये लड़ाई अमेरिका में यही चल रही है कि रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। जेडी वैंस आमतौर पर जो उपराष्ट्रपति होता है वो अगले चुनाव में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है, लेकिन वहां ये अभी ये पोजीशन ओपन है। मार्को रूबियो भी हो सकते हैं, ये मतलब ये आदमी राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि दूसरा सबसे ट्रंप ने कहा है कि मार्को रूबियो अब तक के अमेरिका के सबसे सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री हैं। तो ये एक ढंग से तमगा भी दिया गया ना उनको। ठीक है, अब इस पर आप समीर जी की और हर्षवर्धन जी की राय की क्या स्नब था, इसकी बात करेंगे आगे। लेकिन फिर जो एक दूसरे पाकिस्तानी नेता हैं वो बता रहे हैं, इन्होंने तो बताया देखो हमारे वाले कैसे गए थे, हमारे वाला कौन गया था लेने के लिए, कोई बड़ा आदमी नहीं गया। उन्होंने बताया कि जब उनके यहाँ जेडी वैंस आए थे तो कौन कौन आए थे। अच्छा, उन्होंने तो भारत की तरफ से जो रिसीव करने गए उनके कपड़े तक रीड कर लिए। बोले तो ये नॉर्मल ऑफिस गोइंग क्लोथ्स जो होते हैं उनमें ही लोग गए, कोई सेरेमोनियल ड्रेस भी नहीं पहनी हुई थी किसी ने, कोई टाई सूट भी नहीं पहन के गया था। सुनिए। अच्छा, ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, अभी आ रही है। मार्को रूबियो और उनकी वाइफ ये आमेर का किला देखने के लिए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत है और वाकई देखने लायक जगह है। तो उनको जयपुर घुमाया जा रहा है। अभी गर्मी से परेशान हो रहे होंगे, लेकिन बहुत गर्मी से तो बहुत ही परेशान है, गर्मी है। मेरी स्पीच छोटी रखना चाहता हूं। हाथी गांव भी जाने की बात हो रही है, क्योंकि आमेर में वो एक गांव है हाथियों का, जहाँ पर करीब 100-125 हाथी रहते हैं, जो पूरे उसके टूरिस्ट घुमा रहे हैं। ये नहीं, उनकी इच्छा उन्होंने जाहिर की थी। मुझे नहीं पता कि वो
जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो किला चढ़ा दिया, अगर इनको किला चढ़ा दिया ना तो इनको पता चल जाएगा कि लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जाती थी भारत में। वैसे रात्रि में आमेर के किला के ऊपर जो है वो बड़ा अच्छा लगता जी है। जी जी। त्रिपाठी जी बताइए, क्या हमने कोई मैसेज दिया है किसी सीनियर को ना भेजकर रिसीव करने के लिए इनको? और पाकिस्तानी वाले तो कह रहे थे हमारा तो सबसे बड़ा वाला जाता है, फील्ड मार्शल ही जाता है रिसीव करने। लेकिन वो अपने मजाक ही उड़ा रहे थे या किस रेफरेंस में कह रहे थे? जो एंकर बोल रहे थे मुझे लगा वो ये कह रहे थे देखो हमारे यहाँ तो सब ऐसे चले जाते हैं। तो वही कह रहे थे कि हमारा तो फील्ड मार्शल जाता है टाई कोट लगा के। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसको इस संदर्भ में देखिए कि भारत और पाकिस्तान की अमेरिका के सामने हैसियत क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारा विदेश मंत्री जैसे अमेरिकी धरती पर उतरता है वैसे ही अमेरिकी विदेश मंत्री भारत की धरती पर उतरता है। इसको स्पष्ट तरीके से समझिए। जैसे हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं तो उनको वहां पर जो हमारे एम्बेसडर हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल है, वो रिसीव करते हैं। तो भला फिर क्यों मार्को रूबियो को डॉक्टर एस जयशंकर या फिर मिस्री साहब रिसीव करेंगे? तो उनको भी उसी तरह से खुद सर्जियो गोर को जाना पड़ा जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हमारे जो कलकत्ता में जो हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल थे वो चले। बहुत स्पष्ट तौर पर भारत नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक संदेश स्पष्ट देता है, बराबर का रिश्ता बनेगा। ये वाला रिश्ता नहीं बनेगा कि आप तो अपने अंदाज में रहिए और हम कहें कि जी हुजूर आ रहे हैं। ये वाला रिश्ता नहीं बनेगा। एक संप्रभु राष्ट्र जैसे व्यवहार करता है भारत, वैसे व्यवहार करता है। जहां तक रही बात क्या भारत ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, बिल्कुल इंपॉर्टेंस दी है। मार्को रूबियो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मार्को रूबियो जयशंकर से मिलते हैं, मार्को रूबियो डोभाल से मिलते हैं, मार्को रूबियो पीयूष गोयल से मिलते हैं। और जो 250th इंडिपेंडेंस वाला जो अमेरिका का प्रोग्राम है, आप जरा उस प्रोग्राम को देखिए। वो अमेरिका के इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम है और उसमें ट्रंप फोन करके और ये सब बता रहे होते हैं। कुल मिलाकर भारत की जो स्थिति है वो क्वाड में जो स्थिति है, जो इंडो पैसिफिक में स्थिति है, जो चाइना +1 का एक ऑल्टरनेटिव है उसमें जो स्थिति है वो स्पष्ट तौर पर है। और दुनिया के सारे देश उनको पता है कि भारत की क्या स्थिति है, अमेरिका को भी पता है। बीच बीच में ट्रंप साहब अपने अंदाज में आते हैं। मैं ये मानता हूं रीअप्रोचिंग बाय यूएस एस्टेब्लिशमेंट, नॉट बाय इंडियन एस्टेब्लिशमेंट। ओके, रीअप्रोचमेंट। ठीक है। अब एक सवाल हुआ उनसे, ये आप जो सर ने भी कहा, आपने भी कहा ना कि भैया अमेरिका की तरफ से ये कोशिश दिखाई दे रही है कि भारत के साथ रिश्तों को ठीक किया जाए। जो अगर कोई डेंट पहुंचा है रिश्तों में, चोट पहुंची है, कोई खटास आई है, तो अब वो प्रयास कर रहे हैं उसको ठीक करने का। अब आगे देखिए क्या हुआ। ये भी एक उसी का उससे जुड़ा हुआ मैसेज है। मैं सवाल नहीं सुन पाया क्या पूछा गया। जयशंकर जी और रूबियो जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल चल रही थी, तो मैंने वो जवाब उनका सुना और वो रिपोर्टेड था ये कह के कि ये उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में सवाल पूछा था। मतलब पाकिस्तान अमेरिका के साथ रिश्ते रखता है और हमारा पाकिस्तान के साथ क्या इक्वेशन है, तो उससे जुड़ा हुआ सवाल था। रूबियो ने जो जवाब दिया, मुझे लगता है आग लग गई होगी पाकिस्तान में। मतलब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तो इसे बेइज्जती मानेंगे, इंसल्ट मानेंगे। उन्होंने कहा भारत की तरह हम भी कई देशों के साथ टैक्टिकल रिलेशनशिप्स रखते हैं। ये मिलिट्री वाले बताते हैं दो शब्द, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल छोटा मोटा, स्ट्रेटेजिक लार्जर गोल। तो उन्होंने कहा आपकी तरह हम भी कई देशों के साथ टैक्टिकल रिलेशनशिप्स रखते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हमारा आपके साथ है। As far as our relations with other countries, yeah, we have relations and we work at the tactical level, for example, and in many other ways with countries all over the world. So does India. That's what responsible nation states do. But I don't view our relation with any country in the world as coming at the expense of our strategic alliance with India for the reasons I've outlined here already earlier today. तो सर, तो घर घोर भेजती है पाकिस्तान की। कह रहे हो हमारा टैक्टिकल रिलेशन छोटा मोटा रिश्ता है अभी तात्कालिक टाइप, और बड़ा तो आपसे दिल का रिश्ता तो आपसे है। ये दिल से तो पाकिस्तान भी जानता है कि वो भारत से बराबरी नहीं कर सकता। अगर वो ये उम्मीद करता है कि भाई मार्को रूबियो अगर भारत में आए हैं और वो पाकिस्तान के बारे में भी ये कहे कि जितना सम्मान हम भारत को देते हैं, जितना भारत को मानते हैं उतना ही पाकिस्तान को मानते हैं, तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान की मूर्खता है। ये पाकिस्तान भी जानता है कि आज भारत कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ पर है। ये अमेरिका भी जानता है और दुनिया के तमाम देश जानते हैं कि आज भारत कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान कहाँ रह गया है। तो इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता कि भारत और पाकिस्तान के साथ एक तराजू एक साथ तोला जाएगा अमेरिका में। लेकिन ये बात सही है कि मार्को रूबियो जिस तरीके से आए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री से मिले, विदेश मंत्री से मिले, सब लोगों से उनकी मुलाकात हुई, ये लगता है कि ट्रम्प ये चाहते हैं कि जो संबंधों में पटरी से उतर गया, जिस तरीके से एक दुराव आ गया संबंधों के अंदर, ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं जो जमी हुई बर्फ है उसको पिघलाया जाए। और जिस तरीके से ट्रम्प लगातार भैया
देते रहे, भारत के खिलाफ देते रहे, भारत के ट्रेड डील को लेकर देते रहे, जिस तरीके से ट्रंप के बयानों में उतार चढ़ाव रहा, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दे दिया था कि भाई ऐसा नहीं चलेगा कि आपको जो मन में आएगा भारत के साथ व्यवहार करो, हमारे बारे में जो चाहे आप बयान दो, ट्रेड डील को लेकर आप कुछ भी बोलो, किसी भी तरह की आप सैंक्शन लगाने की बात करो, और उसके बाद उम्मीद करो कि हम आपके लिए पलक पावड़े बिछा देंगे, हम आपका पूरा सम्मान करेंगे। संभव नहीं है। आप सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, आप 2 कदम चलोगे तो हम भी आपके साथ 2 कदम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल और, इसमें भी शायद पाकिस्तान के लिए एक मैसेज था। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच एक मीडिएटर की भूमिका में है, लेकिन सवाल रूबियो साहब से हुआ कि भाई जो आपकी जो बातचीत हुई भारत के साथ, क्या उसमें पाकिस्तान के रोल के बारे में चर्चा हुई? अब आप सुनिए इसमें उनका क्या जवाब रहा कि भारत के कंसर्न्स की बात हो रही थी। तो अमेरिका क्या समझता है भारत का कंसर्न पाकिस्तान को लेकर क्या है, वो सुने आप। They're concerned about the things they're always concerned about, obviously. India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They're always concerned about that. But as far as the role they played as a mediator and a facilitator in the Iran situation, it never came up. I don't think that they would complain about that. I mean, their issues with Pakistan are different. मुझे लग रहा है हम ये अब जो भी उनका ब्रीफ होगा इस विजिट का, वो बड़ा खुल के बोल रहे हैं। और भारत के कंसर्न्स उन्होंने कहा, भारत हमें बताता रहता है कि वहां पर आतंकवादी अड्डे हैं, इसका मतलब वो इस बात को जानते हैं और ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो एक तरीके से, और हम स्ट्रेटेजिक लेवल पार्टनर है, पाकिस्तान टैक्टिकल। देखिए, भारत के और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो बहुत बड़ी है, उसका मुकाबला पाकिस्तान के साथ वैसे भी नहीं किया जा सकता। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है एक तरह से अमेरिका पाकिस्तान के साथ। लेकिन बात यह है ना कि अभी जब ये बातचीत हो रही है ईरान, अमेरिका, इजराइल की, तो पाकिस्तान उसमें माने ना माने वो बना वही है, कहीं ना कहीं है। और यदि रूबियो साहब कहते हैं कि टेररिज्म को लेकर भारत ने अपने कंसर्न जाहिर किए पाकिस्तान को लेकर, तो क्या पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में कोई कमजोरी आई है इस मसले पर खासतौर से? सही बात है। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को टेररिज्म पर कोई सलाह दी है, एडवाइस दिया है या स्नब किया है? कुछ भी नहीं किया है। बिल्कुल। तो इसलिए क्या होता है, विदेश मंत्री को जैसे होता है ना, जहाँ रहें वहाँ पर उस तरह से मीठा मीठा बात, यहाँ आए तो यहाँ की बता रहे हैं, वहाँ की बात हो वहाँ पर उस तरह से कर रहे हैं। अमेरिका भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों के रिश्तों में कोई वो नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के आपकी वजह से छोड़ देगा ऐसा मुझे कभी नहीं लगता। ठीक, आपको जरा लड़ाई का अपडेट भी मैं बता देता हूँ। हाँ जी, बस 2 जरूरी बातें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के मुंह पर कहा कि हम रशिया के साथ अपने रिश्ते रख रहे हैं, और हमारे जिसकी बार बार बात होती है कि मल्टीपोलर, मल्टीलैटरल, ये एक बड़ा बदलाव है और भारत की ताकत को भी दिखाता है। दूसरा, ये भी कहा हमें जहां से जरूरत होगी, हमें हमारा ऑब्लिगेशन किसके प्रति है? भारत की जनता के प्रति, और यह भी बताया कि हम इन सब से तेल खरीद रहे हैं। तो ये दोनों मतलब महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी बार बार चर्चा होती है, भारत तेल को लेकर कहता क्यों नहीं, वो स्पष्टता से बताया। अमेरिका और ईरान की लड़ाई का अपडेट जो है, इस पर भी बहुत एक और चीज है, रसिया और ये कहा गया है वो तो ठीक है, लेकिन क्या अमेरिका के जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं या जो भी बात वो कहता है, भारत उससे कहीं आगे जाता है, सीमा पार करता है? ऐसा भी नहीं है, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता। ये बात सही इस बात को भी मानकर चलिए। लेकिन रशिया से तो हम खरीद ही रहे थे ना सर, रशिया से हमने कभी बंद नहीं किया कभी, ये बात कोई एक चूंकि सैंक्शन तो लगा चुका है। अरे सर आगे सर खबर है वॉर का अपडेट जल्दी से बता दूं आपको, मुझे एक खबर पर और 2 मिनट की चर्चा करनी थी। और अमेरिका और ईरान के युद्ध को लेकर कल कोई बड़ी खबर आने वाली थी, ऐसा पता लगा था कि समझौते के कोई बहुत करीब पहुंच गए हैं। ट्रंप साहब ने भी जो पोस्ट किए हुए थे उनसे भी ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत नजदीकी बात है और शायद अब कोई समझौता जो है उसको रीच करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन ट्रंप ने यह ज़रूर कहा कि मैंने ये निर्देश दिया है कि जल्दबाजी में मत करना, जो काम करना आप ना टाइम लेकर के काम करो और इस बार पक्का काम करके उठो। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है कि ट्रंप शायद किसी समझौते के करीब, ईरान के करीब पहुंच पा रहे हैं। अब देखिए, अब इस पर जब ऐलान होगा तभी हम लोग बात कर पाएंगे। सर जल्दी से 1-2 मिनट की बात मैं जल्दी से कर लेना चाहता हूं आपसे। जिम खाना क्लब, कल आपने बात की थी, मैंने देखा था छोटी सी, मैंने कहा एक मैं भी कर लूं। पहले तो इसमें अपडेट ये है सर कि मामला कोर्ट चला गया, दिल्ली हाईकोर्ट ये मामला जा चुका है, और इसके भी वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, जैसे वो हर बड़े मामले के वकील होते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने इसको लगवाया है और कल इसकी कल लिस्ट हो गया सर, कल है, कल वो मेंबर भी होंगे शायद, इसलिए कल सुनवाई भी है। राहुल गांधी भी जिमखाना क्लब के मेंबर हैं
और जिम खाना क्लब को कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं टाइम नहीं मैं आपको सुनाता, उन्होंने कहा मोदी सरकार भारत की ऐतिहासिक विरासतों को चुन चुन कर तबाह करने पर तुली है। ऐतिहासिक विरासतों को ये कांग्रेस की विरासत तो कम से कम नहीं थी, ये तो ब्रिटिश जमाने की विरासत है। उनका इतिहास तो वहीं से आता है। नहीं, और फिर उसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के इसकी ये खाली करने के लिए कहा गया है जिम खाना क्लब को सिक्योरिटी रीजन से। तो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े इलाके बंगले में रहते हैं, बहुत बड़ा एरिया है वो, तो उनको बताना चाहिए कि वो उनका जो LKM है 7 LKM लोक कल्याण मार्ग वो कितना बड़ा है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा, सुनिए। तो इसके बाद बीजेपी के नेता ने उनको जवाब दिया है कि 7 LKM की का जो एरिया है वो है 14,101 स्क्वायर मीटर और सोनिया गांधी जी का बंगला 10 जनपद उसका एरिया है 15,181 मीटर। आज भी सोनिया गांधी जी का बंगला वो प्रधानमंत्री के बंगले से बड़ा है। पहले PM हाउस था ना वो 10 जनपद। तो कह रहे हैं ऐतिहासिक धरोहर है, बताया जा रहा है। देखिए ब्यूरोक्रेट्स की, बड़े बड़े जनरल्स की, बड़े बड़े नेताओं की। अरे ये अंग्रेजों की जो इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, उनकी विरासत है भाई। हाँ हाँ, नहीं, बाकी यूज तो वही जो उस मानसिकता के लोग हैं वहां रहते हैं। देखिए इसके मेंबर क्या, यदि आप लिस्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा। जो लोग बताते हैं जो उसके मेंबर हैं, कई बार हमें भी उपयोग करने का मौका मिला है। तो आप बाईपास सर्जरी करके ही जाते हैं, किसी के मेंबर को ही यूज करते हैं और फिर जाकर के वहां पर आप चले जाते हैं। तो एक शानदार 27.5 एकड़ में फैला हुआ ये चारागाह है, जहां पर बियर की बोतलें, शराब की बोतलों और उसके साथ जो है वो पॉलिसी डिस्कशन होता है। मेरा मानना है, और सुन लीजिए धैर्य रखिए थोड़ा सा। इसमें क्या जजेस नहीं है? सब हैं, सब हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेज हैं, आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स हैं, टॉप मोस्ट जिसको कहते हैं, नौ धनाढ़ जो लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो सब सारे उनके लिए मतलब भारत का जो आम आदमी के लिए ये कहीं नहीं है सर। आम आदमी तो उसका गेट भी नहीं देखा होगा। ये मैं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी का उस इलीट वर्ग पर जिसको कभी कभी लोग डीप स्टेट सर मार्केट मत बोलिए, इसमें बीजेपी के भी मेंबर्स बहुत जो भी हो, और ये वो क्लब है जो हमेशा पावर में रहता है। वो पावरफुल क्लब है, वो है सरकार हमारी सिस्टम, सरकार तुम्हारी सिस्टम, ये सिस्टम वालों का क्लब था। बिल्कुल ये सिस्टम, और इस पर वार किया है नरेंद्र मोदी ने। आप इस पर उसको वार मारते हैं कि नहीं मारते? बिल्कुल बड़ा मार मानता हूँ, और लेकिन मैं इसको हिस्टोरिकल भी नहीं मानता। ये अंग्रेजों के जमाने में, और वो बहुत सही बात हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंडियंस एंड डॉग्स पर नॉट अलाउड वाला क्लब है ये। अब ठीक है, चलिए आगे इस पर और बात करेंगे कभी कि नरेंद्र मोदी ने, अभी समय नहीं है ज्यादा, लेकिन इस पर क्योंकि कल कोर्ट की सुनवाई होगी तो हम और बात करेंगे क्यों किया होगा नरेंद्र मोदी ये काम। मुझे नहीं लगता सुरक्षा कारण है। नहीं, सुरक्षा कारण नहीं हो सकता। क्या कारण है फिर? कल इसकी बात होगी डिटेल में। आज इतना ही कहानी कुर्सी की में जी, बहुत शुक्रिया। आज कल बात करेंगे सर। हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। समीर जी आपका। आगे कोई इसका मेंबर नहीं है, ये भी थोड़े से बताइए। एक ब्रेक।